नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 312, विक परिवार को फिर से निशाना बनाना। हनी, ये व्यायाम काफ़ी प्रभावी है। एक बार इसका अभ्यास करने के बाद मैं अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूँ। क्या मैं मार्शल आर्ट में निपुण हूँ? रोशनी मेहरा ने खुशी से अयान सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपकी इच्छा? रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार अभ्यास करने के बाद मैं सचमुच अधिक शक्तिशाली महसूस करती हूँ। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? अयान सक्सेना ने कहा, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया तो मैंने तुम्हारे शरीर में कुछ आंतरिक शक्ति प्रवेश करने दी। तुम्हारी मेरिडियन ने उस आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। तुम खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। रोशनी मेहरा दंग रह गईं। हनी, मेरी मेरिडियन ने आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया, फिर मेरी भावना एक भ्रम कैसे हो सकती है? अयान सक्सेना, आपकी मेरिडियन आंतरिक बल को अवशोषित करती है, जिससे आपको थोड़े समय में बढ़ी हुई ताकत का भ्रम होगा, लेकिन आपकी काया में अस्थायी रूप से सुधार नहीं होगा। हालांकि जैसे जैसे मेरिडियन मजबूत होते जाते हैं, आपके मेरिडियन आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को पोषण दे सकते हैं और आपका शरीर मजबूत होता रहेगा। भविष्य में आपकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी। रोशनी मेहरा को अचानक समझ आ गया। क्या ऐसा है? प्रिय, यदि तुम मुझ में आंतरिक शक्ति स्थानांतरित करोगे तो क्या इसका तुम पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? तुम्हें इसे मुझे नहीं देना चाहिए। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मेरे वर्तमान साधना स्तर के साथ जो थोड़ी सी आंतरिक शक्ति मैं आपको देता हूं, उसका मुझ पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में? रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को संदेह भरी नजरों से देखा। हनी, मुझसे झूठ मत बोलो। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। योद्धा भी आम लोगों की तरह ही होते हैं। एक निश्चित मात्रा में उपभोग सामान्य है और इसे प्रतिदिन साधना या सोने से पूरा किया जा सकता है। अत्यधिक उपभोग स्वयं को प्रभावित करेगा। तुमने जो थोड़ी सी आंतरिक शक्ति अवशोषित की है, वह मेरे लिए उल्लेख करने लायक नहीं है। मैं आमतौर पर लड़ाई नहीं करता और मेरे पास कोई अन्य उपभोग नहीं है। रोशनी मेहरा ने कुछ देर सोचा और कहा, यह सही है। टीवी नाटकों में मार्शल आर्ट के महारथी लड़ते समय बहुत अधिक आंतरिक शक्ति खर्च करते हैं। अयान सक्सेना, अभ्यास जारी रखें। आपकी वर्तमान गतिविधियां अभी भी बहुत गैर मानक हैं। व्यक्ति का नाम, वर्तमान गतिविधियां आपकी तुलना में बहुत अधिक मानक हैं। रोशनी मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, नाम का व्यक्ति लंबे समय से सीख रहा है। मैं पिछले एक सप्ताह से ही सीख रही हूँ। ये सामान्य बात है कि मैं उसकी तरह अच्छी नहीं हूँ। अच्छी लड़की, जल्दी से अभ्यास करो। अयान सक्सेना ने मना लिया। 20 मिनट बाद रोशनी मेहरा ने फिर अभ्यास किया। प्रिय, तुमने कहा था कि मेरा शरीर मजबूत हो सकता है। ये कितना मजबूत हो सकता है? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने पहले ही सिस्टम से पूछ लिया था। उन्होंने कहा, लगभग आधे महीने में आपका शरीर एक वयस्क व्यक्ति के समान हो जाएगा और लगभग 1 महीने में ये 20% अधिक मजबूत हो जाएगा। रोशनी मेहरा ने आकर्षक ढंग से कहा, प्रिय, ये केवल 20% अधिक शक्तिशाली है। ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। शारीरिक बनावट में इतने सुधार के साथ आपकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो सकती है। अगर आप मार्शल आर्ट का अच्छा अभ्यास करते हैं तो आपकी ताकत और भी मजबूत हो सकती है। तब आप अकेले 3 या 4 लोगों से लड़ सकते हैं। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। प्रिय, तो मैं फिर से अभ्यास करूंगा। अयान सक्सेना ने मजाकिया अंदाज में कहा, आज अभ्यास मत करो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिन में 2 बार अभ्यास करना ही काफी है। जाओ, नहा धोकर सो जाओ। रोशनी मेहरा नहाकर बिस्तर पर चली गई। अयान सक्सेना नहाकर अध्ययन कक्ष में चला गया। उसने दिन भर में प्राप्त विभिन्न सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच की। एडमंड और अन्य लोगों ने हाल ही में अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बदले हैं। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में ज़्यादा सामग्री नहीं है। कुछ भी नहीं है। अयान सक्सेना ने बुदबुदाया। उन्होंने काफ़ी देर तक खोजबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ये विक परिवार नहीं है, या फिर उन्होंने हत्यारे से संपर्क करने के लिए अन्य मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। अयान सक्सेना ने विचार किया। उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। हैकिंग कौशल बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए अगर विक परिवार दूसरे लोगों के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। विक परिवार में हाल ही में अराजकता रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे विक परिवार पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा। उन्होंने विक परिवार के बारे में कुछ जानकारी पुनः प्रेषित की। अयान सक्सेना ने माइक की जानकारी अपने चौथे भाई को भेजी। माइक के चौथे भाई का नाम हेला है। वह काम से छुट्टी लेने वाला था। अगर कोई महत्वपूर्ण काम न हो तो वह हर दिन समय में पीछे चला जाता था। घर पर उसकी एक खूबसूरत पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। हेला का चेहरा बदल गया। उसके दफ्तर के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खजाने का बक्सा दिखाई दिया। कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक खजाना दिखाई दिया था। हेला ने पहले भी खजाने का संदूक खोला था। अंदर 1 दर्जन से ज्यादा फोल्डर थे। उन फोल्डरों में उसके दूसरे और तीसरे भाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण गंदगी। बाकी लोगों को भी ऐसा खजाना मिलना चाहिए था। हाल ही में उनके परिवार में भी कुछ अंतर्धाराएं चल रही हैं। एक दूसरे के प्रति मनोवैज्ञानिक बचाव बहुत बढ़ गया है। सत्ता और लाभ के लिए लड़ाई के विभिन्न तरीके एक के बाद एक उभर रहे हैं। सबको पता है कि बारूदी सुरंगें गाड़ दी गई हैं। भगवान ही जाने कब वे फट जाएं। फटने से पहले उनकी ताकत जितनी मजबूत होगी, संकटों से निपटने की उनकी क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। हेला ने प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। पर्दे भी खींच दिए गए थे। फिर वह गंभीर भाव से कंप्यूटर के सामने बैठ गया। एक गहरी सांस लेते हुए और एक लंबी सांस छोड़ते हुए हेला ने माउस उठाया और स्क्रीन पर खजाने की पेटी पर क्लिक किया। खजाने का बक्सा खुल गया। पहले की तरह कुछ फोल्डर्स दिखाई दिए, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में कम फोल्डर्स थे। हेला ने पहला खोला। इस फोल्डर में दर्जनों तस्वीरें थीं। इससे पहले कि वह इसे खोलता, हेला का चेहरा बदल गया। तस्वीरें काफी छोटी थीं, लेकिन हेला ने देखा कि उनमें से कई तस्वीरों में उनकी पत्नी विवियन थी। हेला कांप उठा और उसने उनमें से एक को खोल दिया। फोटो में उनकी पत्नी विवियन दिख रही थीं। विवियन बिस्तर पर लेटी हुई थीं और उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना था। 1 2 3 हेला ने उन्हें एक एक करके खोला और उसके दिल में क्रोध पागलों की तरह जल उठा। जब उसने दूसरे फोल्डर में वीडियो देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अच्छा, 5वीं बात, चूंकि आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। हेला की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। आप कौन हैं? हेला ने कंप्यूटर पर एक खाली दस्तावेज खोला और उसमें एक संदेश छोड़ा। 5 मिनट बीत गए। जैसे ही हेला कंप्यूटर बंद करने वाला था, कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति तेजी से प्रकट हुई। मैं तुम्हारा पिता हूँ। हेला, उसने गहरी सांस ली और टाइप किया, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फोटो और वीडियो मत फैलाओ। इसके अलावा मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष कैसा रहेगा? आप चाहें? हेला, महामहिम की ताकत बहुत मजबूत है। मुझे हर समय आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है। महामहिम आमतौर पर अपना काम खुद कर सकते हैं। क्या ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष बहुत ज्यादा नहीं है? शीर्ष हैकर्स कई ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और एक ग्राहक के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर वास्तव में बहुत अधिक है। मिस्टर हेला, क्या आप विक परिवार के मुखिया बनना चाहते हैं? स्क्रीन पर आकर्षक शब्द दिखाई दिए। हेला का दिल तेजी से धड़कने लगा। काफी देर बाद उन्होंने टाइप किया, बेशक मैं करता हूँ। यदि आप कुलपति बनना चाहते हैं तो आपको मेरे सामने ये साबित करने का साहस रखना होगा, और तब मैं आपको कुलपति बनने में मदद करूंगा। अन्यथा मैं दूसरों को कुलपति बनने में सहायता करूंगा, जैसे माइक। हो सकता है कि वह आपसे अधिक साहसी हो। हेला का हृदय अपने आप से युद्ध कर रहा था। वह जानता था कि वह अपने भाग्य के चौराहे पर खड़ा है। अगर वह कुछ नहीं करता तो उसे खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं मिलता। अगर वह साहस दिखाता तो वह मोहरा बन जाता। पलक झपकते ही 3 मिनट बीत गए। ऐसा लगता है कि तुम बेकार हो, अलविदा। हेला ने जल्दी से कीबोर्ड पर टाइप किया, रुको, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और माइक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 313 अयान सक्सेना। आकाश गिर रहा है। सारे निशान मिटाकर अयान सक्सेना चुपचाप पीछे हट गया। हेला ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तीसरा फोल्डर खोला। इस फोल्डर में माइक के कुछ गंदे राज थे। इसमें दूसरी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के उसके वीडियो भी शामिल थे। माइक, तुम मरने के लायक हो। हेला की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उनका पहला विचार इन्हें उजागर करने का था, लेकिन दूसरे विचार में, यदि उन्होंने इन्हें उजागर कर दिया तो माइक को संभवतः ये संदेह हो जाएगा कि उन्होंने काला पदार्थ प्राप्त कर लिया है और इसे उजागर कर दिया। उनकी पत्नी की तस्वीरें और वीडियो भी उजागर हो सकते हैं। माइक को मरना होगा। दूसरे पक्ष की हैकिंग क्षमता बेहद शक्तिशाली है। अगर मुझे उसकी मदद मिल जाए तो परिवार का मुखिया बनने की मेरी संभावनाएं कम नहीं हैं।
हेले की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। बकवास। अयान सक्सेना ने सुरक्षित ईमेल खोला और ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। कुछ समय पहले उन्होंने बहुत सारे ईमेल प्रोसेस करने के लिए ओवरटाइम काम किया। आखिरकार उन्होंने अपने मेल बॉक्स में अनप्रोसेस्ड ईमेल को साफ कर दिया, लेकिन अब 100 से ज़्यादा नए ईमेल हैं। भगवान भला करे, आप बस यही पूछ रहे हैं कि क्या मैं अयान सक्सेना हूँ। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। इससे पहले उसने इतने लोगों से संपर्क नहीं किया था। भले ही उनमें से हर एक ने एक बार पूछा हो, लेकिन अतिरिक्त ईमेल में वे अलग अलग सवाल पूछ रहे होंगे। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। अयान सक्सेना ने कड़वे चेहरे के साथ पहले ईमेल पर क्लिक किया। ये ईमेल एक डॉक्टर सुभाष अय्यर ने भेजा था, जिनसे उन्होंने पहले कभी संपर्क नहीं किया था। दूसरा व्यक्ति उनसे गणित का एक सवाल पूछ रहा था। उसने कुछ अन्य ईमेल पर क्लिक किया। इनमें से अधिकांश ईमेल उन्हें नए लोगों द्वारा भेजे गए थे। दीदी। अयान सक्सेना ने शेरा का फ़ोन मिलाया। शेरा, बहुत से लोग मुझे ईमेल भेज रहे हैं, स्थिति क्या है? फ़ोन के दूसरी ओर शेरा ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, बात यह है कि बहुत से लोग आपकी संपर्क जानकारी मांग रहे हैं और उनके पास आपसे परामर्श के लिए कुछ प्रश्न हैं। हमने आम लोगों को आपको परेशान नहीं करने दिया। आपको ईमेल करने वाले अधिकतर लोग शिक्षाविद हैं और कुछ लोग शिक्षाविद नहीं हैं, लेकिन वे भी बहुत शक्तिशाली हैं। वे सभी देश की सेवा करते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कुछ रहस्य शामिल हो सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें आपका सुरक्षित ईमेल दे दिया है। अयान सक्सेना। शेरा ने शर्मिंदा होकर कहा, मिस्टर सक्सेना, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। मुझे इस बारे में नहीं पता। यदि आपके पास समय है तो कृपया उन्हें उत्तर देने के लिए समय निकालें। यदि आपके पास समय नहीं है तो कृपया अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान दें। अयान सक्सेना ने असहाय होकर कहा, क्या आपको यकीन है कि वे सभी देश की सेवा करते हैं, और क्या आपको यकीन है कि उनके बीच कोई विदेशी जासूस नहीं है? शेरा ने कहा, वे सभी राष्ट्रीय शोध संस्थानों में काम करते हैं, इसलिए श्री सक्सेना, आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। जहां तक जासूसों का सवाल है, हम इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकते। कुछ जासूस बहुत गहराई से छिपे हुए हैं और कुछ लोग पहले जासूस नहीं थे, लेकिन वे देश को धोखा देने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। अयान सक्सेना ने कहा, शेरा, अगर उनमें जासूस हैं तो उन्हें जवाब देने से दुश्मन को मदद मिल सकती है। शेरा ने फ़ोन पर दूसरी तरफ हंसते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, उनके जासूस होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर होगी भी तो आप जिन लोगों की मदद करते हैं उनमें से ज़्यादातर हमारे अपने ही होते हैं। हमारी प्रगति तीव्र होगी और जासूसों के असामान्य व्यवहार के उजागर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अयान सक्सेना ने फ़ोन न पकड़े हुए हाथ से अपनी कनपटी को रगड़ा। शेरा, ईमेल देते समय ध्यान देना। मेरे मेल बॉक्स में 100 से अधिक ईमेल हैं। ठीक है, ठीक है। हम आपका ईमेल केवल बड़े लोगों को ही देते हैं। शेरा ने जल्दी से कहा, बहुत से साधारण ईमेल का जवाब देना आसान नहीं है, और बड़े लोगों द्वारा भेजे गए ईमेल में से कुछ अटैचमेंट तो 1 या 200 पेज के होते हैं। ऐसे ईमेल को पढ़ना भी आसान नहीं है, उनका जवाब देना तो दूर की बात है। फ़ोन रखते ही अयान सक्सेना व्यस्त हो गया। शिकायत तो शिकायत ही है, लेकिन काम तो फिर भी होना ही है। एक ओर उन्हें उम्मीद है कि देश मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर कई बड़े लोग पहले भी उनका समर्थन करने के लिए आगे आ चुके हैं। वह उनका एहसानमंद है, और इन बड़े खिलाड़ियों से दोस्ती करना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। शिक्षाविद लू, यहाँ मेरी कुछ उथली राय हैं। पहला ईमेल पढ़ने के बाद अयान सक्सेना ने जवाब दिया। दूसरा पक्ष गणितीय प्रश्न के बारे में पूछ रहा था। उसका गणित अब महान स्तर पर है, इसलिए दूसरे पक्ष के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। पहले ईमेल का जवाब देने में उन्हें 1 या 2 घंटे लग गए। आधी रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक अयान सक्सेना ने केवल 3 ईमेल का जवाब दिया। लेकिन मेल बॉक्स में नए ईमेल की संख्या में 4 की वृद्धि हुई। मैं उनका उत्तर पूरा नहीं दे सकता। अयान सक्सेना असहाय दिखे। उसने मेल बॉक्स बंद कर दिया, अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और सो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि वह उनका उत्तर पूरा नहीं दे सकता, इसलिए वह समय लेगा और जब उसके पास समय होगा तो क्रम से उत्तर देगा। प्रिय, क्या तुम बस सोने जा रहे हो? रोशनी मेहरा जाग गई और परेशान होकर पूछा। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वहां पहले से ही थोड़ी रोशनी थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर नज़र डाली। सुबह के 5 बज चुके थे। कोई बात नहीं, मेरे लिए 2 घंटे की नींद काफ़ी है। अभी तो बहुत सुबह है, बीवी, वापस सो जाओ। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के माथे पर किस किया। पति, मुझे पकड़ कर सुला दो।
रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की बाहों में सिमटकर प्यार से कहा। पहले उसे गोद में लेने के बाद वह पीली पड़ जाती थी और कांपने लगती थी, लेकिन अब उसे गोद में लेकर सोने में कोई परेशानी नहीं होती। और रोशनी मेहरा को अयान सक्सेना का उसे पकड़कर सुलाना बहुत पसंद है। 2 घंटे बाद अयान सक्सेना समय पर जाग गया। अनिंदिता सक्सेना उससे पहले जाग गई, लेकिन उसने अयान सक्सेना को परेशान नहीं किया। पापा, मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ो, अनिंदिता सक्सेना ने दूधिया आवाज में कहा जब उसने अयान सक्सेना को जागते देखा। अनिंदिता, पापा के पास आओ। अयान सक्सेना ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। अनिंदिता सक्सेना जल्दी से रेंग कर आईं। उन्होंने अपनी बाईं भुजा में अनिंदिता सक्सेना को तथा दाईं भुजा में रोशनी मेहरा को पकड़ रखा था और वे खुशी से झूम रहे थे। थोड़ी देर बाद अयान सक्सेना बोला, बीवी, क्या आज आप कंपनी जा रही हैं? बिल्कुल, कंपनी में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उनसे निपटना होगा। हमें शादी की प्रक्रिया को समझने के लिए पहले से ही यिनचैंग जाना होगा, रोशनी मेहरा ने कहा। शादी में अब केवल 10 दिन बचे हैं, अयान सक्सेना ने कहा। तो फिर चलो सब उठो, भविष्य में तुम्हें हर दिन ताई ची का अभ्यास करने के लिए समय निकालना होगा। अनिंदिता सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, क्या मम्मी भी अभ्यास कर रही हैं? हाँ, माँ भविष्य में भी अभ्यास करेंगी, अयान सक्सेना मुस्कुराए। वे तीनों जल्दी से उठे और अभ्यास करने लगे। अनिंदिता सक्सेना काफी समय से सीख रही हैं और काफी अच्छा अभ्यास कर रही हैं। रोशनी मेहरा का अभ्यास अपेक्षाकृत खराब है और अयान सक्सेना को लगातार अपनी हरकतों को सुधारने की जरूरत है। सुधार प्रक्रिया के दौरान अयान सक्सेना ने उसके शरीर में आंतरिक बल का एक अंश प्रेषित किया और उसकी मेरिडियन ने अयान सक्सेना के आंतरिक बल को अवशोषित कर लिया। मेंग्याओ, तुम क्या हो? सविता मेहरा ने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आश्चर्य से कहा। रोशनी मेहरा ने नाजुक मुस्कान के साथ कहा, अयान सक्सेना मुझे ताई ची का अभ्यास करना सिखा रहे हैं। माँ, मैं भविष्य में मार्शल आर्ट मास्टर बनूंगी। सविता मेहरा ने रोशनी मेहरा की ओर देखा और शिकायत की, तुम अनिंदिता की तरह अच्छा अभ्यास नहीं करती हो। राघव मेहरा भी दरवाजे पर आ गया। उसने उत्सुकता से पूछा, जियाओलिन, क्या यह अभ्यास करने से तुम मार्शल आर्ट मास्टर बन सकती हो? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिंदिता भविष्य में ऐसा कर सकती है। मेंग्याओ के लिए इसका अभ्यास करके मार्शल आर्ट मास्टर बनना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में अकेले 7 या 8 पुरुषों से लड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अनिंदिता सक्सेना ने अभ्यास समाप्त कर लिया। उसने खुश होकर कहा, पिताजी, क्या मैं बहुत शक्तिशाली बन सकती हूँ? पिताजी, अब आप कितने शक्तिशाली हैं? अयान सक्सेना ने अपना दाहिना हाथ अनिंदिता सक्सेना की ओर बढ़ाया। अनिंदिता सक्सेना उससे 2 मीटर से ज्यादा दूर थी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया और अनिंदिता सक्सेना अयान सक्सेना के हाथों में उड़ गई। ये राघव मेहरा और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। पिताजी, यह मजेदार है, अनिंदिता सक्सेना खुशी से चिल्लाए। अध्याय 314 यान परिवार के लिए नई मुसीबतें। अनिंदिता, तुम इसके साथ लापरवाही से नहीं खेल सकती, और तुम किसी को नहीं बता सकती कि तुमने ये खेल डैडी के साथ खेला है, ठीक है? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को किस किया। अनिंदिता सक्सेना ने धीरे से पूछा, डैडी, क्यों? ये खेल बहुत मजेदार है। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक छोटी सी चिड़िया की तरह उड़ रही हूँ। अयान सक्सेना ने कहा, क्योंकि यह हमारा रहस्य है, हम दूसरों को नहीं बता सकते, समझे? अगर दूसरों को पता चल गया तो हम ये खेल नहीं खेल पाएंगे। ओह, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, तो मैं एक बार और खेलना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को नीचे गिरा दिया। अनिंदिता सक्सेना तेजी से भाग गई। अयान सक्सेना ने उसे 3-4 मीटर दूर भागने दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने एक बार फिर अनिंदिता सक्सेना को उठा लिया। अनिंदिता सक्सेना अयान सक्सेना के हाथ में उड़ गई। हंसी, पिताजी, ये बहुत मजेदार है, अनिंदिता सक्सेना ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। राघव मेहरा और सविता मेहरा हैरान थे। न्यूटन के ताबूत का ढक्कन इस दृश्य को रोक नहीं पाया। पत्नी, पहले अनिंदिता को दांत साफ करने ले जाओ और उसका चेहरा धुलवा दो। अयान सक्सेना मुस्कुराए। ठीक है, ठीक है। रोशनी मेहरा अनिंदिता सक्सेना को गले लगाकर नीचे ले गईं। राघव मेहरा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने अविश्वास में कहा, जियोलिन, अभी क्या हुआ था? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने मार्शल आर्ट में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये टेलीकिनेसिस है, मैंने आंतरिक बल का इस्तेमाल किया, लेकिन आप आंतरिक बल को नहीं देख सकते। सविता मेहरा ने सोच विचार कर कहा, जियोलिन, क्या तुम हमें आश्वस्त करने के लिए इतनी ताकत दिखा रही हो? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। माँ, आप सही कह रही हैं।
जैसे जैसे मैं और अधिक दिखाता जा रहा हूँ, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने कुछ लोगों का पनीर हटा दिया है। आप निश्चित रूप से हमारे बारे में चिंता करेंगे। अब मेरे पास अच्छी ताकत है। चाहे दुर्घटना हमारे साथ हो या आपके साथ, ज्यादा चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से इसका समाधान ढूंढ लूंगा। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अयान सक्सेना का वेट परिवार, यान परिवार आदि से दुश्मनी थी। अंदर ही अंदर वह अयान सक्सेना को लेकर बहुत चिंतित था। अयान सक्सेना और उसके 3 लोगों का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। अगर अयान सक्सेना की मौत हो जाती तो उनके पूरे छोटे से परिवार का आसमान टूट जाता। तब रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना कितनी दुखी होंगी। जियोलिन, क्या अनिंदिता भविष्य में बहुत शक्तिशाली हो सकती है? सविता मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अनिंदिता में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा है। भविष्य में निश्चित रूप से उसकी मार्शल आर्ट की अच्छी साधना होगी। मेंग्याओ की प्रतिभा बहुत खराब है। वह बहुत मजबूत नहीं होगी। राघव मेहरा हल्की खांसी से बोला। जियोलिन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए अभी भी कोई मौका है? सविता मेहरा ने उसकी ओर देखा। क्या सोच रहे हो? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग छोटी उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए। हम तो पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। अयान सक्सेना ने राघव मेहरा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। पिताजी, आपके पास वास्तव में ज्यादा मौका नहीं है। उम्र एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन स्वास्थ्य संरक्षण का अभ्यास करना अभी भी ठीक है। जब मेरी चिकित्सा कौशल मजबूत हो जाएगी तो मैं आपके शरीर को नियंत्रित करूंगा। भविष्य में 100 साल तक जीना कोई समस्या नहीं होगी। राघव मेहरा की आंखों में अफसोस की झलक दिखी। हर आदमी के दिल में मार्शल आर्ट का सपना होता है। जियोलिन, तुम्हें ये बात गुप्त रखनी होगी। अगर दूसरों को ये बात पता चल गई तो वे तुमसे निपटने के लिए और भी कड़े तरीके अपनाएंगे। राघव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं बकवास नहीं करूंगा। आपको ये बताना बस आपको अधिक सहज महसूस कराने के लिए है। राघव मेहरा ने हल्की खांसी की और कहा। जियोलिन, क्या तुम टेलीकिनेसिस का उपयोग करके मुझे उड़ने और महसूस कराने में सक्षम हो सकती हो? सविता मेहरा, उसने दुखी होकर कहा, तुम पहले से ही बूढ़े हो, तुम अभी भी एक बच्चे की तरह क्यों हो? जियाओलिन की आंतरिक शक्ति का उपभोग मत करो। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, कोई बात नहीं। मेरी खेती में ये थोड़ी बहुत खपत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बोलते समय उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक अदृश्य शक्ति ने राघव मेहरा को उड़ा दिया। नहीं, राघव मेहरा बहुत उत्साहित थे। जल्द ही अयान सक्सेना ने राघव मेहरा को जमीन पर गिरा दिया। राघव मेहरा ने पूछा। जियोलिन, क्या इसे देश भर में प्रचारित किया जा सकता है? मैं इसे देश भर में प्रचारित नहीं करना चाहता। मुझे बस डर है कि भविष्य में अन्य लोग इसके बारे में जान जाएंगे और आपसे ऐसा करने के लिए कहेंगे। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। इसका प्रचार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत मजबूत मार्शल आर्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है। औसत प्रतिभा वाले लोग 20 या 30 साल सीखने के बाद भी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी तक मार्शल आर्ट प्रतिभा वाला कोई और व्यक्ति नहीं मिला है। राघव मेहरा ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है। सविता मेहरा, जियोलिन, आपको और मेंग्याओ को एक और बच्चा पैदा करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके और बच्चे हैं या नहीं। अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम और आपके माता पिता उनकी देखभाल करने में आपकी मदद करेंगे। ये सही है। राघव मेहरा ने भी यही कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास ऐसी ही योजनाएं हैं। हमारी योजनाएं बनेंगी या नहीं, देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। पिताजी, अगर मेंग्याओ उस समय गर्भवती हो गई तो मुझे डर है कि आपको कुछ और साल काम करना पड़ेगा। राघव मेहरा ने अपनी छाती थपथपाई और हंसते हुए कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं 40 के दशक में हूँ, जो संघर्ष करने के लिए बहुत अच्छी उम्र है। शाही राजधानी, यान परिवार। सूर्या मेहरा उठ खड़ा हुआ। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कल वह तियानजिन गया और शालिनी मेहरा की लाश देखी। हत्यारा पकड़ा नहीं गया था और वह अपना आपा खो बैठा। लौटने के बाद वह रात को बहुत देर से सोए। जिरुपी को यहाँ आने दो, सूर्या मेहरा ने नहाने के बाद निर्देश दिया। हाँ। खबर मिलते ही देव मेहरा तुरंत दौड़कर आए। पिताजी, सूर्य मेहरा ने पूछा, क्या हत्यारा मिल गया है? पिताजी, अभी नहीं। देव मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हत्यारा बहुत ताकतवर है। उसने हत्या की और बिना कोई निशान छोड़े चला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। सूर्या मेहरा का चेहरा उदास था। वह जानता था कि समय जितना करीब आएगा, पता लगने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लंबे समय के बाद निशान मिट जाएंगे। क्या कोई और अच्छी खबर है? सूर्या मेहरा ने पूछा। ये देव मेहरा की आंखों में झिझक का भाव दिखाई दिया।
सूर्य मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, कोई बुरी खबर है क्या? बोलो। देव मेहरा, पिताजी, मेरे दूसरे और तीसरे छोटे भाइयों ने कल रात मुझे बताया कि उनका स्थान बदला जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा। सूर्य मेहरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके दिल में एक अशुभ आशंका थी। हो सकता है कि इस बार उसके दोनों बेटों को पदोन्नति न मिले। यदि यह पदोन्नति है तो पदोन्नति से पहले आंदोलन होगा। अन्य लोग उन्हें और उनके यान परिवार को बता सकते हैं, इसलिए उन्हें आभारी होना चाहिए और गुप्त रूप से कुछ ब्याज आदान प्रदान करना चाहिए। पदोन्नति के विपरीत पदावनत या कम महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरण अक्सर बहुत अचानक होता है। मुझे डर है कि यह अच्छी बात नहीं है। सूर्य मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। देव मेहरा, पिताजी, क्या यह अंकल सोन की मौत का असर है? क्या सोन परिवार से अच्छे संबंध रखने वाली ताकतें गुप्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं? सूर्य मेहरा ने विचार किया। काफी देर बाद उन्होंने कहा, यह उनमें से एक हो सकता है। अयान सक्सेना का प्रभाव दूसरा है और मिंगजू की हत्या से पता चलता है कि अन्य शक्तिशाली ताकतें भी हमें निशाना बना रही हैं। ये तीसरा है। इसी समय देव मेहरा का मोबाइल बज उठा। यह उनके दूसरे छोटे भाई यान चांगमिंग का फोन था। देव मेहरा ने फोन उठाया और पूछा, चांगमिंग, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ यान चांगमिंग ने कड़वाहट से कहा, भाई, आपको पिताजी से बात करनी होगी और पिताजी को मेरी मदद करने देना होगा। क्या स्थिति है? देव मेहरा ने गंभीर भाव से कहा। यान चांगमिंग ने कहा, भाई, मैंने अपनी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ पैसे इकट्ठा किए। मैं उन्हें खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उन्हें छिपा दिया। वह पैसा मिल गया है। देव मेहरा का चेहरा बदल गया। आपने कितना एकत्र किया? यान चांगमिंग, ज्यादा नहीं, 200 मिलियन। देव मेहरा, अध्याय 315, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। देव मेहरा ने उदास चेहरे से कहा, क्या 200 मिलियन पर्याप्त नहीं है? फोन के दूसरी तरफ यान चांगमिंग ने दबी हुई आवाज में कहा, क्या 200 मिलियन बहुत है? उन अमीर लोगों की तुलना में ये राशि कितनी है? देव मेहरा, ये बहुत ज्यादा है या नहीं, यह आपको तब पता चलेगा जब सजा सुनाई जाएगी। यान चांगमिंग का चेहरा बदल गया। बड़े भाई, आप और पिताजी मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को ढूंढो और उनसे मेरे लिए विनती करने को कहो। देव मेहरा ने गुस्से में कहा, हम क्या मदद कर सकते हैं? आपने 20,000 नहीं, 200 मिलियन का गबन किया है। अगर आपने 1 या 2 मिलियन का गबन किया होता तो शायद हम कुछ मदद कर पाते। आपने 200 मिलियन का गबन किया, आप हमसे मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यान चांगमिंग घबरा गया और जल्दी से बोला, बड़े भाई, मैंने उस पैसे में से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं सब वापस कर दूंगा। देव मेहरा का चेहरा बेहद बदसूरत था। अगर तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना था तो तुमने इतना गबन क्यों किया? क्या तुम मौत की तलाश में हो? यान चांगमिंग, छोटी बहन की शादी अच्छी हुई, सोन परिवार बहुत अमीर है, मैं भी कुछ पैसे कमाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार शुरू करने के बाद मैं रुक नहीं पाऊंगा। बड़े भाई, पिताजी के पास जाओ और उनसे मेरी मदद करने के लिए कहो। देव मेहरा ने अपने पास बैठे अपने पिता की ओर देखा, आप खुद ही सीधे पिताजी को क्यों नहीं बुलाते? छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी हिम्मत नहीं है। सूर्य मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया जो थोड़ा कांप रहा था। जिरुपी, मुझे फोन दो, मैं कुछ शब्द कहूंगा। पिताजी, आप? देव मेहरा की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। सूर्य मेहरा को फोन देने से पहले वह एक क्षण के लिए हिचकिचाए। चांगमिंग, तुमने 200 मिलियन का गबन किया? सूर्य मेहरा ने पूछा। फोन के दूसरी तरफ यान चांगमिंग ने घबराते हुए कहा, पिताजी, मुझे किसी और से 200 मिलियन मिले, लेकिन मैंने इसे खर्च नहीं किया। अगर मैं इसे जमा कर दूं तो क्या मैं जेल जाने से बच सकता हूं? सूर्य मेहरा की आंखों में दर्द झलक रहा था। उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और अब इस तरह की घटना हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि यान सक्सेना के वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है, सूर्य मेहरा ने कहा। फोन के दूसरी ओर यान चांगमिंग बहुत खुश थे। पिताजी, धन्यवाद। सूर्य मेहरा, इतना गबन किया है, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। यान चांगमिंग, वह सोफे पर गिर पड़ा। पिताजी, क्या सचमुच मेरी स्थिति से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? सूर्य मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, ईमानदारी से कबूल करो। अगर तुमने कोई महत्वपूर्ण सराहनीय सेवा की है तो उसे आजीवन कारावास में बदलने की अभी भी उम्मीद है। यान चांगमिंग की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। पिताजी, मैं समझ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक से कबूल करूंगा। फोन रखते हुए सूर्य मेहरा और भी बुरे लग रहे थे। पिछले 2 दिनों में उनकी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी।
कल उनकी सबसे छोटी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पता चला कि उनके दूसरे बेटे ने इतनी बड़ी रकम का गबन कर लिया है। तीसरे बेटे, फोन करके पूछो। सूर्या मेहरा ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा। देव मेहरा ने अपने तीसरे भाई का फोन मिलाया। तीसरे भाई, अब आपकी स्थिति क्या है? देव मेहरा के तीसरे भाई का नाम यान किमिंग है और उन्होंने आह भरते हुए कहा, बड़े भाई, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। मुझे अभी खबर मिली है कि मुझे एक शक्तिहीन सरकारी विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह इन 2 दिनों की बात है। छोटी बहन और अन्य लोगों द्वारा ओल्ड सॉन्ग की हत्या के दुष्परिणाम आ गए हैं। देव मेहरा ने मन ही मन आह भरी। मुझे डर है कि इसका कारण सिर्फ यही नहीं है। हालांकि सोन परिवार बहुत अमीर है और उसके बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन वे संबंध उनके यान परिवार को आसानी से स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उनका मानना है कि मुख्य कारण अभी भी यान सक्सेना ही है। तीसरे भाई, तुम्हारा दूसरा भाई मुसीबत में है। उसने 200 मिलियन का गबन किया और उसका पता चल गया। देव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ यान किमिंग ने चौंकते हुए कहा, इतना ज्यादा गबन, भले ही यह मौत की सजा न हो, लेकिन ये तो आजीवन कारावास है। तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि उसका स्थानांतरण बुरा नहीं था। दूसरा भाई छोटी बहन और बाकी लोगों से अमीर होने के कारण ईर्ष्या करता था। मैंने शुरू में सोचा कि वह सिर्फ शब्दों में ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, यान किमिंग ने कड़वाहट से कहा। इस लहर में उनके यान परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तीसरे भाई, क्या आप पिताजी से कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। कुछ शब्द कहने के बाद सूर्या मेहरा ने फोन रख दिया। वह बहुत देर तक चुप रहा। देव मेहरा ने अपने बगल में बैठे अपने पिता की ओर देखा और वे भी कुछ नहीं बोले। उसे ऊंची इमारत बनाते हुए देखना, उसे मेहमानों का मनोरंजन करते हुए देखना, उसकी इमारत को गिरते हुए देखना। सूर्या मेहरा की आंखें धुंधली हो गईं। पिता देव मेहरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सूर्या मेहरा ने कड़वाहट से कहा, मिंगजू की अभी मृत्यु हुई है। इस समय हमारे यान परिवार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना हमारे यान परिवार के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। देव मेहरा ने कहा, पिताजी, सॉन्ग परिवार गौण है। मुझे लगता है कि हम मुख्य रूप से बदकिस्मत हैं क्योंकि हमने अयान सक्सेना को नाराज किया। तुम्हारा मतलब है, देव मेहरा, हमें अयान सक्सेना के साथ सुलह करनी होगी, अन्यथा मुझे डर है कि हमारा यान परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। सूर्या मेहरा कुछ देर चुप रहे और बोले, अयान सक्सेना की शादी करीब 10 दिन में होने वाली है न? एक अच्छा खासा तोहफा तैयार करो और उसकी शादी में शामिल हो जाओ। देव मेहरा स्तब्ध रह गया। पिताजी, क्या हम खुलेआम सिर झुकाएंगे? शायद हम अयान सक्सेना से गुप्त रूप से बात करके उससे सुलह कर लें। सूर्य मेहरा ने अपना सिर हिलाया। अगर आप गुप्त रूप से बात करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं यदि वह अपनी बात से मुकर जाता है? यदि आप खुले तौर पर अपना सिर झुकाते हैं और वह स्वीकार कर लेता है तो वह हमारे यान परिवार को निशाना नहीं बनाएगा। पिताजी, अगर वह स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा? सूर्य मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, मिंगजू मर चुका है और चांगमिंग और अन्य लोग भी मुश्किल में हैं। अगर वह अभी भी नहीं मानता है तो क्या वह मौत से लड़ना चाहता है? अगर हम उसे पर्याप्त ईमानदारी देंगे तो वह स्वीकार कर लेगा। देव मेहरा, तो मैं पहले उनसे बात करूं। अभी तक हमें निमंत्रण नहीं मिला है। सूर्या मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। फोन मत करो, मोडू की यात्रा करो। व्यक्तिगत रूप से बात करना अधिक ईमानदारी से भरा होता है। अयान सक्सेना और अनिंदिता सक्सेना घर पहुंचे। दोपहर के समय अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के पसंदीदा व्यंजन बनाए। पिताजी, आपका बनाया खाना अब भी सबसे अच्छा है। अनिंदिता सक्सेना ने खुशी खुशी खाना खाया। तो फिर और खाओ, अयान सक्सेना ने प्यार से कहा। अनिंदिता सक्सेना ने खाना खाते हुए कहा, पिताजी, आप और माँ शादी करने जा रहे हैं। मैं आपको उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या दूँ। अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, तुम डैडी और मम्मी को उपहार देना चाहते हो? हाँ पिताजी, क्या आप मुझे कुछ सोचने में मदद कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा, अनिंदिता, तुम डैडी और मम्मी को उपहार क्यों देना चाहती हो? हे मूर्ख डैडी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा, अगर मैं एक मूर्ख पिता हूँ तो तुम भी थोड़े मूर्ख हो। अनिंदिता, तुम चित्रकारी में बहुत अच्छी हो। अगर तुम पिताजी और माँ को उपहार देना चाहती हो तो तुम पेंटिंग देना चुन सकती हो। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर को छुआ। पिताजी, क्या ये ठीक है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, शादी में डैडी और मम्मी की बहुत सारी तस्वीरें लगेंगी और आपकी भी तस्वीरें होंगी। आपकी पेंटिंग भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। जब हम घास के मैदान में गए तो क्या हमने बहुत सारी तस्वीरें नहीं लीं?
अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। पिताजी, फिर मैं चित्र बनाऊंगा, लेकिन एक चित्र बहुत कम है। मैं बहुत सारे चित्र बनाना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शादी में इसे प्रदर्शित किया जाता है तो इसे बड़ा बनाना। पिताजी आपको कुछ बड़ा कागज देंगे। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। 1 घंटा बीत गया और अनिंदिता सक्सेना झपकी ले रही थी। अयान सक्सेना ने अध्ययन में एक परी कथा लिखना समाप्त किया। हमेशा की तरह ये परी कथा भी चीनी और अंग्रेजी दोनों में है और अंग्रेजी संस्करण मुख्य बिंदुओं पर कट जाता है। तस्क तस्क, मैं सचमुच बहुत दयालु हूँ। मैं आपके लिए बिना किसी कॉपीराइट शुल्क के निःशुल्क परी कथाएं लिख रहा हूँ। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 316 देव मेहरा की मुलाकात अयान सक्सेना से। देव मेहरा की कार जिरुपी आवासीय क्षेत्र के पास पहुंची। समुदाय में प्रवेश करने से पहले ही उनकी कार को सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया। नमस्ते, हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं, देव मेहरा ने खिड़की नीचे करते हुए कहा। अधिकांश आवासीय क्षेत्रों में उनकी ऊंची हैसियत और प्रभावशाली उपस्थिति के कारण उनकी प्रभावशाली कार के साथ ऐसा कुछ कहने पर सुरक्षा गार्ड उन्हें सीधे ही अंदर जाने दे देते थे। तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक सुरक्षा गार्ड ने पूछा। उसकी तीखी निगाहें देव मेहरा को घूर रही थीं, जिसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। ये दोनों सुरक्षा गार्ड कोई आम लोग नहीं थे, संभवतः रिटायर्ड सैनिक थे और बहुत ही सक्षम किस्म का। मैं मिस्टर अयान सक्सेना को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, है ना? देव मेहरा ने कहा। हम श्री सक्सेना को जानते हैं। बिल्डिंग 5 के दूसरे बेसमेंट में चले जाए, वहाँ कोई आपकी सुरक्षा जांच करेगा। ठीक है। देव मेहरा और उनकी पार्टी अंततः समुदाय में प्रवेश कर गए और बिल्डिंग 5 के दूसरे बेसमेंट स्तर के भूमिगत पार्किंग स्थल में पहुंचे, जहां 2 अन्य लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने डिटेक्टर पकड़ रखा था और दूसरा एक कुत्ते को लेकर चल रहा था। गहन निरीक्षण के बाद ये पुष्टि हो गई कि कोई समस्या नहीं है। देव मेहरा को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। वह लिफ्ट से 20वीं मंजिल पर पहुंचे। डिंग डोंग, देव मेहरा ने दरवाजे की घंटी बजाई। अयान सक्सेना, जो अभी अभी परीक्षा लिखकर आया था और रोशनी मेहरा से बातचीत कर रहा था, ने दरवाजा खोला और बाहर देव मेहरा को देखा। कुलपति यान, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? अयान सक्सेना ने शांति से कहा। उन्होंने देव मेहरा को अंदर बुलाने के लिए कदम नहीं उठाया। देव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर सक्सेना, आइए बात करते हैं। अयान सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं। बात करने की क्या बात है? हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। देव मेहरा, मिस्टर सक्सेना, मैं आज ईमानदारी से यहाँ आया हूँ। क्या हम अंदर बात करें? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। जो कहना है जल्दी से कहो। मैंने अभी अभी फर्श साफ किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे गंदा करो। देव मेहरा, वह कुछ नाराज थे। अयान सक्सेना का रवैया बहुत खराब था। मिस्टर सक्सेना, आप जानते हैं कि मेरे दूसरे और तीसरे भाई किस मुसीबत में हैं, है ना? अयान सक्सेना ने आश्चर्य जताते हुए कहा, उनकी भी हत्या कर दी गई। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। वे नहीं मरे। मेरे दूसरे भाई ने थोड़े से पैसे का गबन किया और उसका पता चल गया और मेरे तीसरे भाई का तबादला कर दिया गया। हमारा यान परिवार अपने भाग्य को स्वीकार करता है और अब आपका दुश्मन नहीं रहेगा। मैं आपकी शादी में शामिल होऊंगा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा। देव मेहरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यान परिवार के सदस्यों में क्या कमी है? तुम सब घमंडी हो। आप सोचते हैं कि यदि आप कुछ गलत करते हैं तो समझौता करके आप आसानी से बच सकते हैं। देव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। अयान सक्सेना ने आगे कहा, तुम्हारे मेरे पास आने का क्या फायदा? शालिनी मेहरा ने ओल्ड सॉन को मार डाला। क्या तुमने सिर्फ मुझे नाराज किया है? तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। यदि खेल के नियमों को तोड़ने पर गंभीर परिणाम न हो तो क्या अन्य परिवारों के मुखिया असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? देव मेहरा ने कहा, मिंगजू पहले ही मर चुकी है और वह एक विवाहित महिला थी। अयान सक्सेना, उसकी मौत का मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। हालांकि वह एक विवाहित महिला थी, लेकिन उसे आपके यान परिवार से बहुत मदद मिली थी। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? अगर वह सफल हो जाती तो आपके यान परिवार को बहुत लाभ होता। अगर वह असफल हो जाती तो स्वाभाविक रूप से आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। देव मेहरा ने गहरी भौहें सिकोड़ी। अयान सक्सेना ने व्यंग्य किया, तुम अब भी मेरी शादी में आना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या होगा अगर विक्रांत मल्होत्रा और बाकी लोग मुझे ढूंढने आएं? क्या होगा अगर ओल्ड सॉन्ग रात में मुझे ढूंढने आ जाए? यह मत सोचो कि मैं तुम्हें निशाना बना रहा हूं, तुमने अपना रास्ता स्वयं ही संकीर्ण कर लिया है।
देव मेहरा, मिस्टर सक्सेना, दूसरों की परवाह किए बिना क्या हमारा यान परिवार पहले आपसे दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा? अयान सक्सेना ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अगर आप मुझे नहीं उकसाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मैं भी आपको नहीं उकसाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे उकसाते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। देव मेहरा, तुम्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा मूल समूह तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें बहिष्कृत किया जा रहा है। देव मेहरा का चेहरा बेहद बदसूरत था। उन्हें लगा कि अयान सक्सेना सही थे। उन्होंने सकल में खेल के नियमों को तोड़ा था और उनका यान परिवार तेजी से शीर्ष सकल से बाहर हो रहा था। देव मेहरा, मैं तुमसे इतना कुछ इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें यह समझा सकूं कि तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं। अगर तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा है तो उसे मुझ पर मत निकालना, अन्यथा आप घेरे से बाहर नहीं निकाल दिए जाएंगे। अयान सक्सेना ने व्यंग्य किया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। देव मेहरा चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा और ड्राइवर ने कार को जिरुपी आवासीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। जियो लियू, गाड़ी किनारे लगाओ, देव मेहरा ने निर्देश दिया। जल्दी ही कार रुक गई और ड्राइवर कार से उतरकर 10 मीटर से ज्यादा दूर चला गया। देव मेहरा ने सूर्या मेहरा का फोन मिलाया। पिताजी, मैं अभी अभी अयान सक्सेना से मिला हूं। देव मेहरा ने बताया कि अभी क्या हुआ था। एक बाहरी व्यक्ति। सूर्या मेहरा के मन में कड़वाहट महसूस हुई। शीर्ष पर पहुंचने के लिए दशकों तक संघर्ष करने के बाद वह इतने लंबे समय से इस दायरे में थे कि उन्हें वास्तव में इसका एहसास ही नहीं हुआ। पिताजी, अगर यह सच है तो मुझे डर है कि अभी जो कुछ हो रहा है वह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में हमारा यान परिवार और भी कमजोर होता जाएगा। देव मेहरा ने अनिच्छा से कहा। सूर्या मेहरा काफी देर तक चुप रहा और बोला, जिरुपी, वापस आओ और सोन परिवार की समझ हासिल करने के लिए और चीजें तैयार करो। मैं कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलूंगा। नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास करें। यान परिवार का शीर्ष मंडल से बाहर होना एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है, बस कोशिश करें कि पूरी तरह से नीचे न धकेल दिया जाए। ठीक है पिताजी। फोन रखते ही देव मेहरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। 1 महीने पहले उनका परिवार अभी भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में उनका यान परिवार एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया था। दीदी, अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। अयान सक्सेना को लगा कि देव मेहरा का फोन है, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो पता चला कि देव मेहरा का फोन नहीं था। कॉल डॉक्टर ओमकार प्रसाद का था। मंत्री डोंग, क्या कोई अच्छी खबर है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और मुस्कुराए। फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर ओमकार प्रसाद ने खुश होकर कहा, प्रोफेसर लिन, अच्छी खबर है, सूर्या मेहरा का लेख वापस लिया जा रहा है। सूर्या मेहरा ने खुद इसका प्रस्ताव रखा था। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने अभी तक इसका उल्लेख नहीं किया था। वह जानता था कि सूर्य मेहरा के बेटे मुसीबत में हैं, तो क्या सूर्य मेहरा फिर भी अपने लेख की रक्षा कर सकता था? उसने उसे वापस लेने की पहल की, जो अधिक सम्मानजनक था। यदि वह प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता तो कोई न कोई उसे प्रतिष्ठित अवश्य बना देगा। मंत्री डोंग, यह अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में मेरी 2 परी कथाओं के प्रकाशित होने में कोई समस्या नहीं है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ओमकार प्रसाद, प्रोफेसर लिन, हम जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करेंगे। फोन रखने के बाद अयान सक्सेना अच्छे मूड में थे। यान परिवार का मामला मूलतः खत्म हो चुका था। अगर यान परिवार फिर से उसे ढूंढने नहीं आता तो उसे फिर से यान परिवार को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे वास्तव में इस तरह आगे पीछे लड़ना पसंद नहीं था। क्या बच्चों की देखभाल करना और खुद को बेहतर बनाना बेहतर नहीं है? यदि यान परिवार भविष्य में मुझे कोई परेशानी नहीं देगा तो फिलहाल घरेलू स्तर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। झाओ परिवार, वो परिवार और अन्य लोगों ने लंबे समय तक कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। वो परिवार का मुखिया पहले से ही जेल में सार्वजनिक भोजन खा रहा था। विदेश में वेग परिवार से निपटने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। शादी के बाद इससे निपटने में बहुत देर नहीं हुई है। अध्याय 317 एक और महत्वपूर्ण कौशल। दोपहर में अयान सक्सेना अनिंदिता को पार्क में ले गया। अनिंदिता ने कहा कि वह उन्हें शादी का उपहार देना चाहती थी, लेकिन उसके लिए रोजाना बाहर व्यायाम करने का समय सुनिश्चित करना अभी भी जरूरी था। पिताजी, वह भाई क्या कर रहा है? अनिंदिता ने बचकानी आवाज में पूछा। अयान सक्सेना ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी और देखा कि एक छोटा लड़का एक मॉडल नाव के साथ खेल रहा था। नाव झील पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी। भाई एक छोटी नाव के साथ खेल रहा है। क्या तुम भी उस छोटी नाव के साथ खेलना चाहते हो? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनिंदिता ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं बस इसे देख सकती हूँ।
आप दूसरे लोगों की चीज़ों को नहीं छू सकते। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को चूमा। अनिंदिता, ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे लोगों की चीज़ों को नहीं छू सकती, बस तुम्हें पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। आप छोटे भाई से पूछ सकते हैं कि क्या वह आपको कुछ देर इसके साथ खेलने देगा। क्या तुम वहां जाकर पूछने की हिम्मत कर सकते हो? अनिंदिता ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को जमीन पर लिटा दिया और वह छोटे छोटे कदम बढ़ाकर उसके करीब आए और प्यार से पूछा, छोटे भाई, क्या मैं थोड़ी देर इस छोटी नाव के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, तुम खेलना सीखने के लिए अभी बहुत छोटे हो। छोटे लड़के ने अनिंदिता की ओर लापरवाही से देखा। उसके बगल में बैठे छोटे लड़के के पिता दंग रह गए। बेटा, वह अनिंदिता है। वह ग्रैंड मास्टर अर्जुन की बेटी है। छोटे लड़के ने अनिंदिता की ओर देखा। उसने ध्यान से देखा और वह वास्तव में अनिंदिता थी। उसने उत्साह से चारों ओर देखा और देखा कि अयान सक्सेना कुछ ही दूरी पर खड़ा था। छोटे लड़के ने अपने हाथ से रिमोट कंट्रोल नीचे रखा और अयान सक्सेना के पास दौड़ा। ग्रैंड मास्टर अर्जुन, आप मेरे आदर्श हैं। हमारी पूरी कक्षा आपकी प्रशंसक है, हमारे लाओ लियू सहित। अयान सक्सेना ने पूछा, लाओ लियू है? छोटा लड़का मुस्कुराया। लाओ लियू हमारे क्लास टीचर हैं। ग्रैंड मास्टर अर्जुन, आप जो परी कथाएं लिखते हैं वे बहुत अच्छी हैं। लाओ लियू ने हमें क्लास में आपकी परी कथाएं दिखाईं। नमस्ते ग्रैंड मास्टर लिन। छोटे लड़के का पिता उत्साहपूर्वक उसके पास आया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। अनिंदिता अयान सक्सेना के पास आए और निराश होकर बोली, पिताजी, छोटे भाई ने कहा कि मैं खेलने के लिए बहुत छोटी हूँ। अनिंदिता, तुम खेल सकती हो। अभी तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था कि वह आप ही थे। छोटे लड़के ने तुरंत कहा, अनिंदिता, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी अद्भुत हैं। वे मेरे आदर्श हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी पहले कभी यह नहीं खेला है। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? छोटे लड़के की आंखें चमक उठीं। आइडल, ये तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल है। तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं अपने पिता से एक नया रिमोट खरीदवा दूंगा। पिताजी, क्या कोई समस्या है? उसके बगल में बैठे छोटे लड़के के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये तुम्हारे लिए स्कूल में 3 साल तक शेखी बघाड़ने के लिए पर्याप्त है कि ग्रैंड मास्टर लिन तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। हे, छोटा लड़का उत्साह से हंसा। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग एक साथ खेलने लगे। 5 मिनट बाद सिस्टम की आवाज़ अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी, होस्ट, आप अनिंदिता के साथ मॉडल बोर्ड के साथ खेलने गए थे और आपने स्टेल्थ मानव रहित छोटी हमलावर पनडुब्बी तकनीक हासिल कर ली है। ग्रैंड मास्टर स्तर तक 30 घंटे, ग्रैंड मास्टर स्तर तक 60 घंटे। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां उमड़ पड़ीं। अयान सक्सेना बहुत खुश हुए, ये बहुत अच्छा था। अभी उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें छोटी पनडुब्बियों की गहरे समुद्र में संचार तकनीक शामिल है, जो कई छोटी पनडुब्बियों को चुपचाप नियंत्रित कर सकती है। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यह एक गुप्त प्रौद्योगिकी है। नाम में ही स्टील्थ शब्द है। ये छोटी पनडुब्बी विद्युत चालित है तथा अयान सक्सेना को जो जानकारी मिली है उसमें जल दबाव से विद्युत उत्पादन तकनीक भी शामिल है। गहरे समुद्र में पानी का दबाव बहुत अधिक होता है, चार्जिंग की गति तेज होती है और नेविगेशन के दौरान पनडुब्बी को लगातार चार्ज किया जा सकता है। जब तक गति को नियंत्रित किया जाता है, सैद्धांतिक रूप से इसकी बैटरी लाइफ असीमित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वास्तव में मिसाइल प्रौद्योगिकी भी शामिल है। उन्होंने पहले विमान निर्माण प्रौद्योगिकी प्राप्त की थी, जिसमें लड़ाकू विमानों के निर्माण की प्रौद्योगिकी भी शामिल थी, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़ाकू विमानों द्वारा ले जाए जाने वाली मिसाइलें इसमें शामिल नहीं थीं। मानव रहित छोटी हमलावर पनडुब्बी 2 प्रकार की मिसाइलें ले जाती है, एक जहाज रोधी मिसाइल और दूसरी पनडुब्बी रोधी मिसाइल। अब कौशल स्तर अभी भी बहुत कम है और उसने केवल बुनियादी जानकारी प्राप्त की है, लेकिन स्तर में सुधार किया जा सकता है। हर मिनट और हर सेकंड समय बीतता गया। वे 1 घंटे तक खेलते रहे। अयान सक्सेना ने बहुत सारी गुप्त छोटी हमलावर पनडुब्बी प्रौद्योगिकी हासिल की। असीमित बैटरी जीवन, मानव रहित संचालन और कम लागत, यह एकदम सही है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया, पिताजी, चलो कहीं और खेलने चलते हैं। अनिंदिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। अयान सक्सेना ने अनिंदिता को उठाया। अनिंदिता, क्या तुम्हें अब ये खेलना पसंद नहीं है? अनिंदिता ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन मुझे अभी भी दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, जैसे पेंटिंग, पियानो, ताई ची वगैरह। अयान सक्सेना, आसमान गिर रहा है। चुपके मानव रहित छोटे हमले पनडुब्बी, वह सोचता है कि यह बहुत अच्छा है। अनिंदिता कुछ हद तक दिलचस्पी लेती है, लेकिन 1 घंटे के लिए खेलने के बाद वह थोड़ा उदासीन हो जाती है।
ये ग्रैंड मास्टर स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? ग्रैंड मास्टर स्तर या पौराणिक स्तर का तो जिक्र ही नहीं। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। अनिंदिता, क्या पहले तुम्हारा समय अच्छा नहीं बीता था? अनिंदिता, पिताजी, खेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह कोई खास मज़ेदार काम है। अब मुझे यह उतना पसंद नहीं आता। अयान सक्सेना ने चुपके से अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि बिना दूसरा बच्चा पैदा किए इस कौशल को सुधारना मुश्किल होगा। अनिंदिता, सब ठीक है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये पसंद नहीं है। चलो वही खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिताजी, चलो वापस चलें और पेंटिंग करें। चलो वापस चलते हैं, लेकिन पहले पियानो का अभ्यास करते हैं, ठीक है? ठीक है। 1 घंटे बाद वे घर लौटे। अनिंदिता पेंटिंग कर रही थी और अयान सक्सेना उसके बगल में बैठकर उसे मार्गदर्शन दे रहा था। सिस्टम, मेरी पेंटिंग पौराणिक स्तर पर है, क्या इसे अभी भी अपग्रेड किया जा सकता है? अयान सक्सेना ने मन में कहा। सिस्टम होस्ट, 10 मिथिकल स्तर के कौशल के बाद आपके व्यक्तिगत कौशल एक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अयान सक्सेना दंग रह गया। सिस्टम, अब मेरे पास कौन से मिथिकल स्तर के कौशल हैं? सिस्टम होस्ट, आपके पास वर्तमान में 6 पौराणिक स्तर के कौशल हैं, जो हैं खाना पकाना, परिकथाएं, चित्रकारी, ड्राइविंग, सुलेख और विदेशी भाषाएं। अयान सक्सेना थोड़ा हैरान हुआ। अनजाने में उनकी विदेशी भाषा कौशल पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन हालांकि उन्होंने कई विदेशी भाषाओं में महारत हासिल की है, इसमें कुछ खास नहीं है। सिस्टम, 10 पौराणिक स्तर के कौशल के बाद व्यक्तिगत कौशल को तोड़ा जा सकता है। हाँ, अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। 10, उसके पास 6 पौराणिक स्तर के कौशल हैं, 10 ज्यादा दूर नहीं है। सिस्टम, मिथिकल कौशल के बाद क्या है? पता नहीं। अयान सक्सेना, दीदी। अयान सक्सेना का फोन अचानक बज उठा। कॉल उसके यूनिवर्सिटी के सहपाठी जो हाओ का था, जिसके साथ वह बहुत अच्छा खेलता था। अनिंदिता, डैडी का फोन आने वाला है, तुम थोड़ी देर पेंटिंग करो। ठीक है। अयान सक्सेना चले गए और फोन का जवाब दिया। फोन के दूसरी ओर अयान सक्सेना के विश्वविद्यालय के सहपाठी जो हाओ ने कहा, गॉडफादर, क्या आप अपने गॉडचाइल्ड को भूल गए हैं? अयान सक्सेना तुरंत टूट गए। नहीं भूला, बेशक नहीं भूला। उन्हें तुरंत अपने विश्वविद्यालय के दिनों की याद आ गई। वह अक्सर अपने ईश्वर बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करते थे, अक्सर उन्हें साइन इन करते थे और कभी कभी उनके लिए उत्तर भी कॉपी करते थे। देवपुत्र भी पुत्रवत थे तथा अक्सर उसे भोजन भी कराते थे। जो हाओ ने दबी आवाज में कहा, गॉडफादर, आपने हमें नहीं बताया कि आप शादी करने जा रहे हैं। आप हमें आमंत्रित करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? अयान सक्सेना, अरे जो हाओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गॉडफादर की शादी हो रही है। क्या तुम लोगों को पहले कुछ भाव नहीं दिखाने चाहिए? लिंजी, झांग यांग गायब है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने असमंजस में कहा, झांग यांग गायब है। जो हाओ, झांग यांग के गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? लिंजी, वह आधे महीने पहले दक्षिण एशिया की यात्रा पर गए थे और वह अचानक गायब हो गए। अयान सक्सेना का चेहरा थोड़ा बदल गया। झांग यांग यूनिवर्सिटी में उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। ग्रेजुएशन के बाद वे एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में नहीं रहे, लेकिन अयान सक्सेना को नहीं लगा कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई है। आधा महीना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो हाओ ने फोन के दूसरी तरफ धीरे से कहा, लिंजी, अब आप बहुत शानदार हो गए हैं। हमें आपसे संपर्क करने में शर्म आ रही है। अध्याय 318, क्या यह मुझ पर निर्देशित है? अयान सक्सेना की आंखों में एक पुरानी याद उभर आई। स्वाभाविक रूप से कॉलेज में उनके मित्र थे, जो हाओ उनमें से एक थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, और झांग यांग भी एक अन्य मित्र थे। जो हाओ का परिवार भी उनके परिवार की तरह ही साधारण था, और हालांकि झांग यांग वास्तव में फुएरदाई अमीर दूसरी पीढ़ी के नहीं थे, फिर भी उनका परिवार उनके परिवार से कहीं अधिक अमीर था, जिनका जीवन यापन का खर्च 3 से 4 हजार रुपये प्रति माह था। उस समय जब वह रोशनी मेहरा के साथ सोया था तो वह बहुत घबरा गया था, और उसने झांग यांग से यहाँ तक कहा था कि वह उससे कुछ हजार रुपये उधार ले सकता है। झांग यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। बाद में रोशनी मेहरा ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल बदल लिया, और उसने पैसे उधार नहीं लिए, लेकिन अयान सक्सेना को अभी भी ये दयालुता याद है। जो हाओ, तुम लोगों को मुझसे पहले ही संपर्क करना चाहिए था। अयान सक्सेना ने गंभीर भाव से कहा। जो हाओ ने कहा, हमने आपको बताने के बारे में सोचा, लेकिन आप इस आदमी झांग यांग को भी जानते हैं। उसके पास पैसा है, उसके लिए हाथ हिलाने के लिए जगह ढूंढना पूरी तरह से संभव है, लगभग 1 सप्ताह तक बेकार समय बिताना।
अब आप बहुत अच्छे हैं, हमने आपसे संपर्क किया। अगर वास्तव में कोई समस्या थी तो ये बेहतर होगा, अगर कोई समस्या नहीं थी तो क्या हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। अयान सक्सेना कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और बोले, ये पिता की गलती है। लानत है। जो हाउ को बहुत आराम मिला। अयान सक्सेना और भी ज्यादा शानदार होता जा रहा है, उसे देखकर उसे वाकई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अयान सक्सेना की यह बात सुनकर अयान सक्सेना अब भी वही अयान सक्सेना है। जो हाउ, अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं तुम लोगों को बुलाता। मेरी शादी हो रही है और तुम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम शादी में दिए गए उपहार के पैसे देने की योजना नहीं बना रहे हो? अयान सक्सेना ने कहा, आपके विवाह भोज में बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि अगर हम वहां गए तो क्या आपकी बदनामी होगी। जो हाउ ने मुस्कुराते हुए कहा, अयान सक्सेना, एक माँ अपने बच्चे को बदसूरत होने के कारण नापसंद नहीं करती, एक गॉडफादर के रूप में क्या मैं तुम्हें बदसूरत होने के कारण नापसंद करूंगा और अपना सम्मान खो दूंगा? जो हाउ, वायलिन झांग यांग का मामला, अयान सक्सेना ने पूछा, वह कहाँ गायब हो गया? क्या आपको उसके लापता होने का सही समय पता है? क्या किसी ने फिरौती के लिए उसके परिवार से संपर्क किया है? जो हाउ ने कहा, अंतिम संपर्क स्थान थाईलैंड था। वह समय 5 दिन पहले का था। उसके माता पिता ने 3 दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी। अभी तक किसी ने हमसे फिरौती के लिए संपर्क नहीं किया है। यह अनिश्चित है कि वह कहीं मौज मस्ती करने गया है या कुछ और हुआ है। अयान सक्सेना, चिंता मत कीजिए, उसका परिवार अमीर है। अगर वह सचमुच पकड़ा गया तो उसके अंग सीधे तौर पर नहीं निकाले जाने चाहिए। मैं किसी से जांच करवाऊंगा। फोन रखते ही अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना के पास गया। अनिंदिता, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो, तुम थोड़ी देर खुद ही ड्राइंग करोगी? पापा को कुछ देर कंप्यूटर पर काम करना है। ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गया और कंप्यूटर चालू किया। टाइपिंग की ध्वनि। अयान सक्सेना ने खोज शुरू की और जल्द ही अयान सक्सेना को वह आखिरी जगह मिल गई जहां झांग यांग ने फोन करके संपर्क किया था। आसपास निगरानी थी और अयान सक्सेना ने झांग यांग को अकेले बाहर जाते हुए देखा। कम से कम इस समय तो वह ठीक था, लेकिन बाद में अयान सक्सेना उन पर नजर रखने के लिए निगरानी का उपयोग करने में असमर्थ रहा। थाईलैंड में चीन की तरह हर जगह निगरानी नहीं है। झांग यांग एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद गायब हो गया। इस क्षेत्र में उनके फोन का सिग्नल भी बंद हो गया। इस स्थिति में अयान सक्सेना का अनुमान है कि झांग यांग के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक है। क्या ये संयोग है? अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। ये स्वाभाविक है कि थाईलैंड की यात्रा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अनुपात विशेष रूप से अधिक नहीं है। झांग यांग उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, लेकिन जब वह बाहर जाता है तो उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। क्या झांग यांग बदकिस्मत है या यह मामला उनसे संबंधित है? उसे गायब हुए 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी ने झांग यांग के परिवार से संपर्क नहीं किया है। अयान सक्सेना को यह थोड़ा संदिग्ध लगता है। जैसा कि उन्होंने और जो हाउ ने कहा, झांग यांग का परिवार अमीर है। जहां तक अयान सक्सेना को पता है, झांग यांग के परिवार के पास 10 से 20 मिलियन है। अगर वह पकड़ा जाता है तो क्या वे उसके परिवार से भाग्य नहीं बनाना चाहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने झांग यांग को गिरफ्तार किया वे उन औद्योगिक पाकों से नहीं हैं? दीदी। कुछ देर सोचने के बाद अयान सक्सेना ने शेरा को फोन किया। मिस्टर सक्सेना, आपके क्या आदेश हैं? शेरा ने फोन पर दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। अयान सक्सेना, शेरा, मेरे कॉलेज के सहपाठी झांग यांग आधे महीने पहले पर्यटन के लिए थाईलैंड गए थे और आखिरी बार संपर्क 5 दिन पहले हुआ था और उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। क्या मैं आपको जांच करने के लिए परेशान कर सकता हूं? शेरा ने तुरंत कहा, मैं किसी को तुरंत जांच के लिए भेजूंगा। आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अगर कुछ होता है तो जांच करना हमारे कर्तव्यों के दायरे में आता है। मिस्टर सक्सेना, जल्दबाजी में काम मत कीजिए। आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को शायद इसलिए गिरफ्तार किया गया होगा क्योंकि वे आप पर निशाना साध रहे थे। अयान सक्सेना, मुझे भी लगता है कि ऐसी संभावना है। उनसे संपर्क टूटे हुए 5 दिन हो गए हैं और किसी ने फिरौती के लिए उनके परिवार से संपर्क नहीं किया है। फोन के दूसरी ओर शेरा के चेहरे पर भाव अधिक गंभीर हो गए। मिस्टर सक्सेना, अगर ऐसा है तो आपके दोस्त झांग यांग के आपके कारण गिरफ्तार होने की संभावना बहुत अधिक है। बाद में खबरें उजागर हो सकती हैं। शायद कोई जनमत का इस्तेमाल करके आपको वहां जाने के लिए मजबूर कर देगा। अयान सक्सेना, मैंने भी इस संभावना के बारे में सोचा था। शेरा, आपको जल्दी करना चाहिए और जांच करनी चाहिए। आप पेशेवर हैं, देखें कि क्या आप झांग यांग को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। शेरा ने बात करने के बाद फोन रख दिया।
अयान सक्सेना ने आसपास के कुछ कैमरों की जांच जारी रखी, लेकिन उन्हें इन कैमरों में झांग यान का कोई सुराग नहीं मिला। रोशनी मेहरा रात के खाने के समय वापस आ गई। पति, क्या आप चिंतित हैं? रोशनी मेहरा ने खाना खाते हुए पूछा। अयान सक्सेना ने थोड़ा सा मुंह बनाया। कुछ हुआ है, मेरा एक अच्छा दोस्त झांग यांग जिसके साथ मैं कॉलेज में खेला करता था, लापता है। वह थाईलैंड में यात्रा करते समय गायब हो गया। रोशनी मेहरा दंग रह गईं। क्या वह उन घोटाले वाले पाकों में पकड़ा गया था? अयान सक्सेना, अगर ऐसा है तो ठीक है, जब तक उसके अंग नहीं निकाले जाते मैं शेरा से संपर्क करूंगा और उपरोक्त लोग जल्द ही झांग यान को बचाने में सक्षम हो जाएंगे। यदि उपरोक्त लोग इसे गंभीरता से लें तो इस प्रकार का प्रभाव अभी भी मौजूद है। रोशनी मेहरा का चेहरा थोड़ा बदल गया और बोली, पति, क्या आपको चिंता है कि जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ा है वह उन घोटालेबाज पाकों से नहीं है? जिसने उसे पकड़ा है उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। हाँ, अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। अनिंदिता सक्सेना, पिताजी, क्या किसी को बुरे लोगों ने पकड़ लिया है? हाँ, अनिंदिता, क्या तुम्हें अपने माता पिता के फ़ोन नंबर याद हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है पापा, आपका फ़ोन नंबर है। माँ का फ़ोन नंबर है। अयान सक्सेना ने उसे फ़ोन नंबर, घर का पता आदि सिखाया ताकि वह रास्ता भटक जाने पर उनसे संपर्क कर सके। बेशक ये संभावना बेहद कम है। भले ही अनिंदिता सक्सेना उनके साथ न हो, लेकिन अन्य वयस्कों के साथ दो गौण सदस्य हमेशा गुप्त रूप से अनिंदिता सक्सेना की सुरक्षा करते हैं। मानव तस्करों के लिए उसे पकड़ना असंभव है। गौण सदस्य जो उनकी रक्षा करते हैं वे सरल नहीं हैं। वे बिना किसी समस्या के 3 या 5 साधारण लोगों को हरा सकते हैं, और वे सत्य पर कायम हैं। दीदी, रात के खाने के कुछ देर बाद शेरा का फ़ोन आया। रोशनी मेहरा अनिंदिता सक्सेना को खेलने के लिए नीचे ले गईं। अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और पूछा, शेरा, क्या हाल है? क्या तुम्हें झांग यान के बारे में कोई खबर है? शेरा, श्री सक्सेना, हमने काफ़ी जांच की है और थाई पुलिस ने भी जांच में पूरी सहायता की है। अभी तक कोई खोज नहीं हुई है। अयान सक्सेना ने गहरी आवाज़ में कहा, अगर कोई खोज नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि झांग यांग शायद आम लोगों द्वारा नहीं पकड़ा गया था। शेरा, मुझे डर है कि यही मामला है मिस्टर सक्सेना। अगर वह उन घोटालेबाज पाकों द्वारा पकड़े गए थे तो हमें उन पर दबाव डालकर खबर लेनी चाहिए और लोगों को सीधे रिहा भी करना चाहिए। यहाँ तक कि झांग यांग ने कहा कि वह आपका दोस्त था। उन घोटालेबाज पाकों द्वारा उसे सीधे जाने देने की बहुत संभावना है। वे टायरानोसोरस रेक्स को आकर्षित नहीं करना चाहते। अयान सक्सेना ने कहा, जब तक कि दूसरी पार्टी मुझे लुभाना न चाहे। मिस्टर सक्सेना, कृपया जोखिम न लें, शेरा ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना ने पूछा, शेरा, क्या आपने झांग यांग का रक्त समूह जांचा है? क्या यह अपेक्षाकृत दुर्लभ रक्त समूह है? शेरा, मैंने जांच की, यह नहीं है। उनका रक्त समूह बहुत सामान्य है। अयान सक्सेना ने गहरी सांस ली और कहा, शेरा, मुझे अभी भी तुम्हें सावधानी से जांच करने के लिए परेशान करना होगा। झांग यांग कॉलेज में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। ठीक है, शेरा ने बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। अध्याय 319 झांग यांग के बारे में समाचार। झांग यांग के दादा दादी खबर मिलते ही अपने गृहनगर से दौड़कर उसके घर पहुंचे। क्या कोई खबर है? झांग यांग की दादी ने उत्सुकता से पूछा। झांग यांग के पिता ने अपना सिर हिलाया। अभी तक कोई खबर नहीं है। बुरी खबर से बेहतर है कोई खबर न होना। झांग यांग के दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्या मैं सियाम चला जाऊं? मैं एक तो ही सैनिक हुआ करता था, शायद वहां जाकर मुझे कुछ मिल जाए। झांग यांग के पिता ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, बेतुका मत बनिए। जो बीत गया सो बीत गया। अब आपकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है। थोड़ा चलने पर ही आपकी सांस फूलने लगती है। अगर कोई जाएगा तो वह मैं ही होऊंगा। तभी झांग यांग के पिता का फ़ोन बजा। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि यह एक अपरिचित नंबर था। शायद पुलिस को खबर हो। झांग यांग के पिता की आंखें चमक उठीं। उसके पिता ने तुरंत कहा, बेटा, इसे रिकॉर्ड कर लो। हो सकता है कि यह पुलिस की खबर न हो, यह अपहरणकर्ताओं की खबर हो सकती है। ठीक है। झांग यांग के पिता ने रिकॉर्डिंग चालू की और फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से झांग यांग की आवाज़ आई, पिताजी, मेरा अपहरण कर लिया गया है। वे 5 मिलियन चाहते हैं। अगर उन्हें 5 मिलियन नहीं मिले तो वे मेरी किडनी काट देंगे। पिताजी, मुझे बचाओ। झांग यांग के पिता के चेहरे के भाव बदल गए। बेटा, तुम कहाँ हो? झांग यांग, पिताजी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था और जब मैं उठा तो मैंने खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद पाया। अपहरणकर्ताओं ने हुड पहना हुआ था। मैं उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका।
झांग यांग के दादा ने कहा, सुनो और देखो कि क्या तुम पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ। दादाजी, झांग यांग ने तुरंत आवाज लगाए। झांग यांग के दादाजी ने पूछना जारी रखा, जियो यांग, हमारे गांव में बड़ा विलो पेड़ किस परिवार के दरवाजे के सामने उगता है? लियू चाओ के परिवार के दरवाजे के सामने बड़ा विलो पेड़ उगता है। दादाजी, ये वास्तव में मैं ही हूँ, कोई दिखावा नहीं कर रहा। वे मुझे और कुछ नहीं बोलने देंगे। आपको मुझे बचाना होगा। झांग यांग के बोलते ही फोन काट दिया गया। झांग यांग के पिता और अन्य लोगों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। 5 मिनट बीत गए। दीदी, अयान सक्सेना का फोन बजा। ये तियान लैंग बुला रहा था। मिस्टर सक्सेना, झांग यांग ने 5 मिनट पहले घर पर फोन किया था। वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। तियान लैंग ने कहा। अयान सक्सेना के चेहरे के भाव गहरे हो गए। तियान लैंग, आपको गुप्त रूप से निगरानी रखनी चाहिए, है न? क्या आपने वह फोन ढूंढ लिया है जिसका इस्तेमाल झांग यांग ने कॉल करने के लिए किया था? तियान लैंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमने इसका पता लगा लिया है। ये स्थान सियाम और म्यांमार की सीमा पर है। हमारे लोग उस स्थान की ओर दौड़ रहे हैं। मुझे स्थान भेजो। इसके अलावा मुझे फोन रिकॉर्डिंग भी भेजो, अयान सक्सेना ने कहा। जल्द ही तियान लैंग ने लोकेशन और फोन रिकॉर्डिंग अयान सक्सेना को भेज दी। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। लोकेशन स्कैम पार्क के अंदर नहीं थी, लेकिन ये कई पार्कों के बहुत करीब थी। अयान सक्सेना ने कंप्यूटर पर जांच की तो पाया कि आसपास कोई कैमरा नहीं था। उसने फोन रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। ये कॉल निश्चित रूप से झांग यांग द्वारा किया गया था। दीदी, अयान सक्सेना ने तियान लैंग को बुलाया। तियान लैंग, क्या हमारे पास वहाँ उपग्रह हैं? क्या हम उस क्षेत्र की निगरानी के लिए उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं? श्री सक्सेना, हमने पहले ही उपग्रह बुला लिए हैं, लेकिन वहाँ जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम बहुत लंबे समय तक निगरानी नहीं कर पाएंगे। अयान सक्सेना का स्तर एसएसएस था और चूंकि यह मामला उससे संबंधित हो सकता था, इसलिए सैटेलाइट बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या कोई इंफ्रारेड उपग्रह नहीं है? तियान लैंग ने कहा, लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर अस्थायी रूप से कोई इंफ्रारेड उपग्रह नहीं है, लेकिन 2 घंटे में हमारे पास इंफ्रारेड क्षमताओं वाला एक उपग्रह होगा जो वहां से गुजरेगा। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे टोही ड्रोन को वहां जाने दे सकते हैं? ये मिस्टर सक्सेना, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। वह क्षेत्र सरकारी सेना के नियंत्रण में नहीं है, ये कई सरदारों के नियंत्रण में है। उनकी ताकत कमजोर नहीं है। ये बोलते हुए तियान लैंग रुक गया। श्री सक्सेना, हमारे विश्लेषण के आधार पर हो सकता है कि दूसरा पक्ष आप पर हमला करना चाहता हो, या हो सकता है कि वे आपके प्रभाव का उपयोग जनता की राय को भड़काने और क्षेत्रीय अशांति पैदा करने के लिए करना चाहते हों। अयान सक्सेना ने मन ही मनाह भरी। देश की ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। यदि हुआ कि ताकत काफी मजबूत होती, तो भले ही आसपास का क्षेत्र अशांत हो, उसका अपना विकास किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता। मिस्टर सक्सेना, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से झांग यांग को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तियान लैंग ने कहा। ठीक है। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। उसने विचार किया, रोबोट प्रौद्योगिकी और छोटी मानव रहित हमलावर पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को भविष्य में सुधारा जाना चाहिए। हालांकि कियान को इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं है। अगर वह उन्हें पसंद नहीं करती, तो इन क्षेत्रों में ज्यादा सुधार नहीं होगा। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। फिलहाल ताकत में सुधार अभी भी विमान निर्माण कौशल पर निर्भर करता है। अगर इसमें सुधार हो जाए तो उसके ड्रोन और भी मजबूत हो सकते हैं। उस समय वह सेना को बेहतर ड्रोन भी दे सकते हैं और सेना को अन्य विमान प्रौद्योगिकियां भी प्रदान कर सकते हैं। हुआ के लड़ाकू विमान अब अमेरिका से आगे हैं, लेकिन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इस दौरान रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना भी लौट आईं। पापा, अनिंदिता सक्सेना खुशी से अयान सक्सेना की ओर दौड़ी। अयान सक्सेना ने उसे उठाया। कियान, तुम और मम्मी बाहर क्या खेलने गए थे? अनिंदिता सक्सेना खिलखिलाकर मुस्कुराए। पिताजी, नन्नन और किकी नीचे खेल रहे हैं। चलो साथ में खेलते हैं। पिताजी, हमने आज दोपहर को अभी तक ताई ची का अभ्यास नहीं किया है। रोशनी मेहरा मुस्कुराए और बोली, पति, कियान ने कहा है कि वह आपको ढूंढने के लिए वापस आना चाहती है। चलो बाहर चलते हैं और साथ में ताई ची का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका 3 सदस्यीय परिवार बाहर की दुकान पर चला गया और अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को डांस रूम में डांस सिखाया। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अयान सक्सेना रोशनी मेहरा के शरीर में आंतरिक ऊर्जा का एक अंश डाल देता था ताकि उसकी तंत्रिकाएं उसे अवशोषित कर सकें। अयान सक्सेना ने यह काम अनिंदिता सक्सेना के लिए नहीं किया।
ऐसा नहीं था कि वह अपनी उस थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने में अनिच्छुक थे, बल्कि इसलिए कि अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा भविष्य में बहुत अच्छी होगी और उसके लिए बेहतर होगा कि वह उसे स्वयं विकसित करे। यदि उन्होंने अनिंदिता सक्सेना की मेरिडियंस को मजबूत करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया, तो अनिंदिता सक्सेना की मेरिडियंस उनकी आंतरिक ऊर्जा से प्रभावित हो जाएंगी। इसका भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। रोशनी मेहरा का टैलेंट अच्छा नहीं था, इसलिए अयान सक्सेना की मदद नुकसानदेह से ज़्यादा फायदेमंद थी, लेकिन अनिंदिता सक्सेना का टैलेंट अच्छा था, इसलिए ऐसा करना फायदे से ज़्यादा नुकसानदेह होता। सिस्टम, मैंने प्राचीन मार्शल ताई ची पर कितने घंटे बिताए हैं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, होस्ट, आपका प्राचीन मार्शल ताई ची अनुभव अब 73 घंटे का हो गया है। अयान सक्सेना ने चुपके से सिर हिलाया। ये गति ठीक थी। अनिंदिता सक्सेना अब पहले की तुलना में हर दिन थोड़ा अधिक समय तक अभ्यास कर रही थी। इस गति से लगभग 20 दिनों में वह मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा और उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा। फिलहाल वह केवल पिस्तौल की गोलियों का ही सामना कर सकता है, जो पर्याप्त मजबूत नहीं है। उस समय वह राइफल की गोलियों का सामना करने में सक्षम हो जाएगा, और उस समय उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज होगी। हालांकि स्नाइपर राइफल उसे मार सकती है, लेकिन उसे पहले उसे मारने में सक्षम होना चाहिए। घर वापस आकर अनिंदिता सक्सेना ने स्नान किया, थोड़ी देर कहानी सुनी और सो गईं। रोशनी मेहरा भी नहाकर बाहर आ गई। अयान सक्सेना रोशनी मेहरा को दूसरे बेडरूम में ले गया। ममम, रोशनी मेहरा के छोटे से मुंह को अयान सक्सेना ने चूम लिया। ताई ची का अभ्यास करने के बाद रोशनी मेहरा को पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ, इसलिए अयान सक्सेना ने उन्हें चूमते हुए पूरे शरीर की मालिश की। 10 मिनट बीत गए। रोशनी मेहरा ने लाल चेहरे के साथ कहा, पति जी, मैं आपकी मदद करूंगी। आपको बहुत असहज महसूस हो रहा होगा। वास्तव में? अयान सक्सेना की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की मालिश शुरू कर दी। ये पहली बार था जब वह किसी की मालिश कर रही थी और उसकी तकनीक बहुत ही अकुशल थी, लेकिन अयान सक्सेना को बहुत अच्छा लगा। चैप्टर 320। अयान सक्सेना ने लाइव जवाब दिया। सियाम और बर्मा के बीच की सीमा। रात में 2 कारें एक दूसरे के आगे आगे तेज गति से चल रही थीं। रुकना, पहली कार की यात्री सीट पर बैठे आदमी ने कहा। दोनों कारें रुक गईं। पहली कार की सनरूफ खुली और एक ड्रोन ऊपर उड़ गया। ये ड्रोन जिंगमैन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था, लेकिन उनके हाथों में आने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। मूल ड्रोन में इंफ्रारेड कैमरा नहीं था, लेकिन इस ड्रोन में था। ड्रोन 200 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ गया और आगे बढ़ गया। उनका स्थान पहले से ही लक्ष्य स्थान के बहुत करीब था। 5 मिनट बीत गए और ड्रोन ने इलाके की छानबीन की। उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिली। 3 या 400 मीटर और आगे बढ़ो, तो फिर हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। दोनों कारें थोड़ी दूर तक चली गईं। आगे वाली एसयूवी से 2 लोग बाहर निकले, ड्राइवर कार में ही रहा, तथा पीछे वाली वैन से 4 लोग बाहर निकले। 6 लोगों ने तुरंत 2 सामरिक टीमें बना लीं। दोनों सामरिक टीमें कई दर्जन मीटर की दूरी के साथ आगे बढ़ीं, तथा दोनों कारों के चालक किसी भी समय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर में एक टीम एक परित्यक्त गोदाम में दाखिल हुई। गोदाम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वे अपने नाइट विजन चश्मों से देख सकते थे। सुरक्षित। टीम ने जगह की जांच की और रिपोर्ट दी। दूसरी सामरिक टीम के 3 सदस्य भी गोदाम में प्रवेश कर गए। सभी लोग ध्यान से तलाशी लें। वहां एक गुप्त कमरा होना चाहिए। मोबाइल फोन पोजिशनिंग सिग्नल यहीं से भेजा गया था। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने ध्यान से तलाशी ली। 5 मिनट बाद उनमें से एक ने कहा, कैप्टन, मुझे यहाँ एक लोहे की प्लेट मिली है। सभी लोग पास आए। उनमें से 4 ने धीरे से लोहे की प्लेट को हटाया और नीचे की ओर एक रास्ता दिखाई दिया। ध्यान से, कप्तान ने गंभीरता से कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरे। जल्द ही कप्तान ने भौहें सिकोड़ लीं। नीचे एक लंबी सुरंग थी। भले ही उपग्रह हर समय इस जगह पर नजर रख रहे हों, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि अपहरणकर्ता किसी दूसरी जगह से गए हैं या नहीं। सुरक्षित, कप्तान ने कहा। शेष 5 सदस्यों में से 3 नीचे आ गए तथा अन्य 2 बाहर ही रुक गए, ताकि दुश्मन द्वारा उन्हें रोके जाने से बचा सकें। कप्तान, यहाँ एक कमरा है। कुछ ही देर बाद टीम के एक सदस्य ने आवाज लगाई। कप्तान और दूसरे लोग वहां पहुंचे। कमरे में बदबू थी। कप्तान ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के कोने में मल पड़ा था। कप्तान, देखो, टीम के एक सदस्य ने अचानक कहा। दीवार पर पत्थर पर शब्द उकेरे हुए थे। झांग यांग यहाँ था। कप्तान ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि हमने वह जगह पाली है। ये वह जगह है जहां झांग यांग को रखा गया था। ध्यान से खोजो और देखो कि क्या कोई और सुराग है। हाँ, उन्होंने सावधानीपूर्वक खोज की।
उन्होंने सभी संदिग्ध वस्तुओं को साक्ष्य बैग में डाल दिया। चलो अलग हो जाएं और खोज करें। वे चारों दो समूहों में बंट गए और सुरंग के दोनों छोर पर चले गए। ये सुरंग 1 या 2 किलोमीटर लंबी थी और इसमें कई अन्य निकास द्वार भी थे। कुछ समय तक तो उन्हें यही नहीं पता चला कि अपहरणकर्ता किस निकास द्वार से निकले हैं। सभी लोग पहले वापस आ जाओ, कप्तान ने आदेश जारी किया। वे सुरंग से बाहर निकले और परित्यक्त गोदाम में लौट आए। कैप्टन, मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर इस स्थान को चुना है, जिससे हमें लगे कि यह स्थान जानबूझकर चुना गया था। टीम के एक सदस्य ने विश्लेषण किया। कप्तान ने गहरी आवाज में कहा, पहले खुफिया जानकारी वापस भेजो। जल्द ही उन्होंने खुफिया जानकारी भेज दी। दीदी, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। वह उस समय अध्ययन कक्ष में ईमेल का उत्तर दे रहे थे। शेरा, क्या स्थिति है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। शेरा ने उसे नवीनतम खुफिया जानकारी बताई। अयान सक्सेना ने भौहें सिकोड़ी। इस स्थिति में उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि झांग ज्ञान का अपहरण इतना आसान नहीं था। श्री सक्सेना, ये स्थान संभवतः दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर चुना गया था। भले ही हम उपग्रहों का उपयोग करें, ये काम नहीं करेगा। शेरा ने फोन के दूसरी तरफ कहा। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया और चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से साधारण अपहरणकर्ता नहीं था। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लोमड़ी की पूंछ अवश्य सामने आ जाएगी। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना ध्यान ईमेल पर ही केंद्रित रखा। ये सभी ईमेल उन्हें बड़े लोगों द्वारा भेजे गए थे। उनके शोध प्रोजेक्ट या तो रुक गए थे या शोध की दिशा गलत थी, और हर दिन बहुत सारा राष्ट्रीय धन बर्बाद हो रहा था। रात बीत गई। झांग यान के लापता होने की खबर इंटरनेट पर फैल गई। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद इतना हंगामा न होता। दुनिया में हर साल कई लोग लापता होते हैं, लेकिन वह अयान सक्सेना का दोस्त था। अयान सक्सेना की अब पूरी दुनिया में ऊंची प्रतिष्ठा है। ये खबर न केवल चीनी इंटरनेट पर बल्कि विदेशी इंटरनेट पर भी फैल गई। हाल ही में सियाम में क्या गड़बड़ है? वांग माओ की घटना अभी भी शांत नहीं हुई है और झांग यांग पर्यटन के लिए सियाम गए और फिर से गायब हो गए। सियाम संस्कृति और पर्यटन ब्यूरो के निदेशक को जागने के बाद ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। मास्टर लिन जैसे अद्भुत मित्र के साथ मेरा अनुमान है कि झांग यांग को बचा लिया जाएगा और वह शीघ्र ही चीन लौट आएगा। इंटरनेट पर कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। पति, इंटरनेट पर बहुत से लोग आपको रट कर रहे हैं। क्या आपको झांग यांग के मामले पर प्रतिक्रिया देनी है? रोशनी मेहरा उठी और अपना मोबाइल फोन लेकर स्टडी में चली गई और बोली, यह उजागर हो गया है। अयान सक्सेना दंग रह गया। रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से कहा, पति जी, कल रात आप सोए नहीं और काम में व्यस्त रहे। अयान सक्सेना हर रोज बहुत देर से सोता है और सोने से पहले वह अपना मोबाइल फोन देखता है। अगर वह सो गया है तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अयान सक्सेना खड़ा हो गया। उन्होंने रोशनी मेहरा को गले लगाया और उसके चेहरे को चूमा। मैं कल रात सो नहीं पाया। अगर मैं कभी कभी नहीं सो पाता तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है? रोशनी मेहरा, झांग यांग के लापता होने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है और विदेशी वेबसाइटों पर कई लोगों को इसके बारे में पता है। आपके डाइन टिप्पणी क्षेत्र में कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे देखा। सचमुच कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ समय पहले हुई वांग माओ की घटना की गर्मी अभी भी बरकरार थी और थोड़े अंतराल के बाद झांग यांग के साथ सियाम में फिर से दुर्घटना हो गई। पति, क्या आप इसका जवाब देंगे? अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे निश्चित रूप से जवाब देना होगा। वह मेरा दोस्त है। अगर उसका अपहरण हो जाता है और मुझे परवाह नहीं है तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और नोटिस जारी कर दिया। वह दोपहर में लाइव प्रसारण में झांग यांग की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देंगे। वाह, मास्टर लिन वास्तव में लाइव प्रसारण करने जा रहे हैं। झांग यांग की गिरफ्तारी से वास्तव में ऐसे लाभ हैं। मुझे नहीं पता कि मास्टर लिन क्या कहेंगे। इंटरनेट पर कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। शेरा को जल्द ही यह खबर मिली और उन्होंने फोन किया, श्री सक्सेना, आपको लाइव प्रसारण में इस पर प्रतिक्रिया देने पर ध्यान देना होगा। झांग यांग आपका मित्र है। आप निश्चित रूप से उदासीन नहीं हो सकते, लेकिन आप बहुत अधिक चिंता भी नहीं दिखा सकते, अन्यथा आपके कुछ अन्य मित्रों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। आपकी पत्नी और बेटी के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अयान सक्सेना ने कहा, शेरा, मैं समझता हूँ। जल्द ही दोपहर का समय आ गया। अनिंदिता सक्सेना सो गईं। अयान सक्सेना ने लाइव प्रसारण शुरू किया। जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, अनगिनत लोग लाइव प्रसारण कक्ष में उमड़ पड़े और पूरा लाइव प्रसारण कक्ष जाम हो गया।
सौभाग्य से डाइइन ने तत्काल स्थिति को संभाला और लाइव प्रसारण कक्ष को क्रैश होने से बचाया। सभी को नमस्कार। अयान सक्सेना ने कैमरे का अभिवादन किया। अध्याय 321 अयान सक्सेना, मैं अन्य चीजें भी पढ़ सकता हूँ। नमस्ते मास्टर लिन। मास्टर लिन, आप अपने मित्र झांग यांग की गिरफ्तारी के बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर लिन, लाइव स्ट्रीम पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां आने लगी, जिसके कारण इसमें फिर से देरी हो गई। सभी लोग, संभवतः ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक लाइव स्ट्रीम में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही लाइव स्ट्रीम अभी धीमी लग रही थी, इसलिए प्रसारण शुरू करने से पहले थोड़ा इंतजार करें। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह कैमरा छोड़कर चले गए। फिर भी लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या बढ़ती रही और कई लोगों ने अपने दोस्तों को भी इसे देखने के लिए बुलाया। ये खबर शीघ्र ही विभिन्न प्लेटफार्मों पर ट्रेंडिंग चार्ट में शीर्ष पर आ गई। डाइइन की ऑपरेशन टीम काम रही थी और उन्होंने जल्दी से बैंडविड्थ बढ़ा दी। अगर ये लाइव स्ट्रीम क्रैश हो जाती तो उनकी कड़ी आलोचना होती। आखिर अयान सक्सेना ने पहले ही लाइव स्ट्रीम की घोषणा कर दी थी। अगर यह क्रैश हो जाता तो निश्चित रूप से ऑपरेशन टीम को जिम्मेदार ठहराया जाता। लाइव स्ट्रीम की सहजता बनाए रखना सुनिश्चित करें। किसी भी समस्या वाले व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालें और उनके खातों पर सीधे प्रतिबंध लगाएं। डाइइन के बॉस व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि अयान सक्सेना के प्रभाव से कई बड़े लोग संभवतः आज के लाइव स्ट्रीम को ध्यान से देख रहे होंगे। यदि आज के लाइव स्ट्रीम में कोई समस्या होती तो इसका उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अयान सक्सेना की लाइव स्ट्रीम निश्चित रूप से अन्य प्लेटफार्मों से कई उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करेगी। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत गए। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 10 मिलियन तक पहुंच गई। ज्ञात हो कि यह समवर्ती दर्शकों की वह संख्या थी जिसने समवर्ती दर्शकों का विश्व रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया था तथा बड़े अंतर से रिकॉर्ड को पार कर लिया था। अयान सक्सेना कैमरे पर वापस आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लाइव स्ट्रीम में मौजूद दोस्तों, आप में से कई लोग मेरे प्रशंसक हैं। चूंकि यह एक दुर्लभ लाइव स्ट्रीम है, इसलिए मैं पहले आपको संतुष्ट कर दूं और आपको एक परीक्षा सुनाऊं। कई लोग भ्रमित दिखे। क्या आज का लाइव स्ट्रीम झांग यांग के अपहरण की प्रतिक्रिया नहीं था? अयान सक्सेना इस समय परीक्षा क्यों सुना रहे थे? अयान सक्सेना के प्रशंसक, विशेषकर उनकी परीक्षा के प्रशंसक, बहुत उत्साहित थे। वे आज सचमुच अयान सक्सेना को लाइव परीक्षा सुनाते हुए सुन सकते थे। जल्द ही अयान सक्सेना ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह बहुत जटिल नहीं थी। ये कहानी भेड़ियों के एक झुंड के बारे में थी जो एक गांव पर हमला करके बच्चों को उठा ले जाता है। गांव के एक युवा शिकारी ने गांव वालों को धनुष बाण बनाना सिखाया और आखिरकार पूरे गांव ने भेड़ियों के पूरे झुंड को खत्म कर दिया। बेशक विशिष्ट विषय वस्तु अधिक समृद्ध थी। लाइव स्ट्रीम में लाखों लोगों ने कहानी सुनी और ज्यादातर लोग अयान सक्सेना की कहानी में डूबे रहे। इस दौरान करोड़ों लोगों की लाइव स्ट्रीम में बहुत कम टिप्पणियां आईं। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देख ली हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्टर लिन उन अपहरणकर्ताओं को धमका रहे हैं? ऊपर, आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अयान सक्सेना के कुछ देर बोलने के बाद लाइव स्ट्रीम पर अनगिनत कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सौभाग्य से डाइइन ने पर्याप्त तैयारी कर रखी थी, अन्यथा इस स्थिति में लाइव स्ट्रीम क्रैश हो सकती थी। ऐसी परीक्षा कहने के पीछे क्या सिद्धांत है जो करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है? मास्टर लिन की सुलेख कला और उनके द्वारा लिखी गई परिकथाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। वे गणित में भी बहुत अच्छे हैं। मास्टर लिन कहते हैं कि वे एक साधक हैं और मुझे इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मैं भी। परीक्षा में डूबे सभी लोग जाग गए। उनमें से कई मूल रूप से अयान सक्सेना के प्रशंसक नहीं थे और उन्होंने कभी उनकी लिखी परिकथाएं भी नहीं पढ़ी थीं। उन्होंने जो परीक्षा सुनाई उसने उन्हें सीधे ही अपना प्रशंसक बना लिया। अयान सक्सेना के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सब लोग, अब हम कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। अयान सक्सेना ने शांति से कहा। टिप्पणियां तुरंत कम हो गईं और हर कोई अयान सक्सेना को देखने लगा। अयान सक्सेना ने कहा, सबसे पहले मैं आतंकवाद से लड़ने में देश की मदद के लिए 10 अरब RMB दान करूंगा। दूसरा, हमारा देश शांति पसंद करता है। अब जबकि शांति को खतरे और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। मुझे कला बहुत पसंद है और मैं कला का अध्ययन भी बहुत करता हूँ। कुछ दोस्तों को पता है कि मैं न केवल परिकथाओं और सुलेख में अच्छा हूँ, मैं पेंटिंग और गायन में भी अच्छा हूँ। इन शौकों के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण की आवश्यकता होती है। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं शांति से कला का अध्ययन करूं।
अगर ऐसा है तो मैं कुछ और भी अध्ययन कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ड्रोन पर अपने शोध को और मजबूत करूंगा। अगर कोई मुझे मजबूर करेगा तो मैं लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों, मिसाइलों, पनडुब्बियों आदि में भी अपना अनुसंधान मजबूत करूंगा। लाइव स्ट्रीम देख रहे कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। धमकी। अयान सक्सेना खुली धमकी दे रहा था। यदि अन्य लोग ऐसा कहते तो उन्हें लगता कि दूसरा पक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब अयान सक्सेना ने ऐसा कहा तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा। अगर उन्होंने कहा कि वे आगे किस क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से वे उस क्षेत्र में बड़ी प्रगति करेंगे। मास्टर लिन, आप बौद्ध धर्म को नहीं समझते, लेकिन मैं मार्शल आर्ट के बारे में भी थोड़ा जानता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि अपहरणकर्ता सख्त होंगे। झांग यान की बलि देने से ही देश तेजी से विकास कर सकेगा। हे जब लोगों को उनकी क्षमता की सीमा तक धकेला जाता है तो वे कुछ भी कर सकते हैं, सिवाय गणित की समस्याओं के। मास्टर लिन को जब उनकी क्षमता की सीमा तक धकेला जाता है तो वे गणित की समस्याएं भी हल कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम पर अनगिनत टिप्पणियां आईं। माहौल काफी खुशनुमा था। जब सभी ने इसे पचा लिया तो अयान सक्सेना ने आगे कहा, तीसरा, मैं 3 महीने के भीतर एक नए प्रकार का ड्रोन विकसित करूंगा। इस नए प्रकार के ड्रोन में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी: लंबी अवधि तक चलने की क्षमता, उच्च पेलोड, मजबूत हस्तक्षेप रोधी क्षमता, सरल नियंत्रण तथा लक्ष्यों को स्वचालित रूप से पहचानने की क्षमता आदि। मैं नए ड्रोनों की पहली खेप सेना और पुलिस को दान कर दूंगा। सेना और पुलिस के कुछ लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। अयान सक्सेना की यह बात सुनकर वे सभी बहुत खुश हुए। अयान सक्सेना ने कैमल कंट्री को जो ड्रोन बेचे थे वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने कैमल कंट्री की प्रतिक्रियावादी सशस्त्र सेनाओं को उनके माता पिता के लिए रोने पर मजबूर कर दिया। अयान सक्सेना की यह बात सुनकर ऐसा लगता है कि बेचे गए ड्रोनों की तुलना में नए ड्रोनों का प्रदर्शन सभी पहलुओं में व्यापक रूप से बेहतर होगा। सब लोग, गंभीर मामले खत्म हो गए हैं। अंत में मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। वह तुरंत गाना शुरू कर दिया। अयान सक्सेना की गायकी अब लीजेंडरी लेवल पर है। हालांकि यह लेवल पेंटिंग, फेयरी टेल्स आदि जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन ये भी बेहद मजबूत है। उनकी गायकी का हुनर गायकों के एक समूह को मार सकता है। जल्द ही अयान सक्सेना ने गाना खत्म कर दिया। मास्टर लिन के लिए मेरे पास केवल एक शब्द है, प्रशंसा। घरेलू गायकों का एक समूह, आसमान गिर रहा है। मास्टर लिन अचानक हमारे संगीत परिदृश्य में कैसे आ गए? अगर कुछ लोग मास्टर लिन पर दबाव डालें तो मुझे लगता है कि मास्टर लिन तब तक एक स्टार डिस्ट्रॉयर बना सकते हैं। लाइव स्ट्रीम पर फिर से अनगिनत टिप्पणियां आने लगीं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, बस इतना ही। भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे फिर बात करूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी नए ड्रोन पर शोध करना है। बोलने के बाद अयान सक्सेना ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। झांग यान के घर पर झांग यान की मां ने असमंजस में पूछा, क्या सब खत्म हो गया? पति, अयान सक्सेना ने हमारे बेटे का जिक्र नहीं किया। झांग यान के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने जो कहा है उसके अनुसार हमारा बेटा सुरक्षित लौट सकेगा। क्यों? झांग यान की मां को समझ नहीं आया। झांग यान के पिता ने कहा, अयान सक्सेना ने जो पहली बात कही थी वह थी आतंकवाद से लड़ने के लिए 10 अरब डॉलर दान करना। आतंकवादी कौन है? अगर हमारे बेटे का अपहरण करने वाले लोग उसे रिहा नहीं करते तो वे आतंकवादी हैं। क्या आप सोचते हैं कि 10 अरब कुछ भी नहीं है? दूसरा, क्या पश्चिमी देश चाहते हैं कि अयान सक्सेना पूरी तरह से सैन्य तकनीक पर शोध करे? जो कोई भी हमारे बेटे को मारेगा वह एक ही समय में पूर्व और पश्चिम दोनों को नाराज करेगा। भविष्य में वे कैसे बचेंगे? झांग यान के दादा ने पाइप पीते हुए कहा, यदि जियो यान की मृत्यु से अयान सक्सेना को सैन्य तकनीक पर पूरी तरह से शोध करने और देश की ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता है तो जियो यान की मृत्यु सार्थक होगी। मैं ये स्वीकार करूंगा कि झांग परिवार का कोई वंशज नहीं होगा।